गुड इवनिंग पार्टनर्स, विश यू वार्म वेलकम टू आवर वीकली सेशन। हम जो वीकली सेशन कंडक्ट करते हैं उसका दो ऑब्जेक्टिव रहता है। एक, फर्स्ट, जो नई प्रोडक्ट आती है उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं, एनएफओ लॉन्च, एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका भी हम रिव्यू करते हैं, और साथ साथ में आपकी जो भी क्वेरीज है प्रोडक्ट की, दैट वी ऑल्सो हेल्प यू टू सॉल्व योर queries. I have prepared one small PPT for benefit of all. So I am going through the quick PPT for first 5 minutes. Is this visible PPT? Yes, sir. Okay. सो मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वीकली सेशन का, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर्स एसआई चैंपियन बने, और उसके लिए वी वांट कि आप एसआई प्रोडक्ट को समझे बेटर तरीके से, और जो जो टूल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उस टूल को यूज करके आप अपना एयूम को नेक्स्ट लेवल लेके जाए। तो उसके लिए हमने तीन फ्लैगशिप इनिशिएटिव किए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हमारा वीकली सेशन है, जो एवरी वीक 4 to 6 हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें नए एनएफओ यानी कि नई एसआई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उसका हम मीटिंग फंड मैनेजर के साथ करते हैं। साथ साथ में एग्जिस्टिंग फंड के रिव्यू भी करते हैं फंड मैनेजर के साथ, और उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम, वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस द फुल डे वर्कशॉप। ओके, उसकी डिस्कस मैं करूंगा आगे। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट। सो ऑब्जेक्टिव इज, जो हमारे एसआईएफ सर्टिफाइड पार्टनर है वो चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट के लिए एक मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस मीटिंग, बट नॉट फॉर द म्यूचुअल फंड बट फॉर द एसआईएफ। सो वी कैन सपोर्ट यू with help of the AMC to conduct the this meeting. ओके, फंड रिव्यू भी हम करते हैं, वन टू वन क्वेरी सॉल्विंग का भी सपोर्ट मेरा रहता है। ओके, सो कहीं ना कहीं आवर ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू to master the SIF product and to provide the tools to scale your SIF AUM. What we have achieved in the last 9 months, as you know that कि इंडस्ट्री में आज की डेट में करीबन 7,000 प्लस SIF पार्टनर्स है, जिसमें से 1100 पार्टनर्स आर सर्टिफाइड ऑन द प्रूडेंट प्लेटफॉर्म, एंड टोटल एयूएम इंडस्ट्री का करीबन 13,000 करोड़ है, उसमें से 350 करोड़ प्लस एयूएम वी हैव अचीव्ड इन दी प्रोडक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल पार्टनर फॉर योर हार्ड वर्क, एंड आई एम श्योर दिस इज द बिगिनिंग, और आगे हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर वीक नई प्रोडक्ट आ रही है। लास्ट वीक हमने जियो का एनएफओ मीट किया था, ये वीक में हम कर रहे नया एनएफओ मीट जो समित लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड का रहेगा। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि देयर आर 75 प्लस पार्टनर्स हैव अचीव द माइलस्टोन ऑफ 1 CR प्लस AUM। तो कहीं ना कहीं ये बहुत रियलिस्टिकली हम अचीव कर सकते हैं बड़ा AUM। तीन चार पार्टनर ऐसे हैं कि जिन्होंने 5 करोड़ प्लस भी अचीव किया हुआ है विथ हेल्प ऑफ द कंटिन्यूस लर्निंग एंड डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, एंड देयर आर 450 पार्टनर्स those who achieve the minimum one SIF client onboarded. As I discussed कि हमने फुल डे क्लासरूम इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे हम SIF सर्टिफाइड पार्टनर एज वेल एज नॉन SIF सर्टिफाइड पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं, एंड इट इज अ फुल डे ट्रेनिंग वेयर वी simplify the SIF products and provide the tools to scale your SIF AUM. In last 3 months, we have conducted 25 plus SIF workshop across the India, and 1100 plus our partners are benefited. Okay, they have attended the our workshop, and which enable them to have a more product clarity and sell the SIF product to their investors. ये उसकी इमेज है। As I said कि there are 50 plus 75 latest 75 plus partners have achieved the AUM of 1 crore in till date. अपार्ट फ्रॉम, आप सबको पता है कि PLC हम हर साल होती है प्रूडेंट लर्निंग कॉन्क्लेव। ओके, जहाँ पे ये साल आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप PLC अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए टारगेट है 4 CR का। जो आप SIF को टारगेट करते हैं तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और साथ साथ में हमने नेक्स्ट ईयर SIF कैटेगरी के अवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए है। तो आई एम श्योर दैट कि यहाँ पे SIF जो है एक आपके लिए AUM बिल्डर बन सकता है, जो आप आसानी से 10 से 25 करोड़ का AUM नेक्स्ट 1 ईयर में SIF के साथ कर सकते हैं, और उसमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं।
एज आई सेड कि आज का जो एजेंडा है उसको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 to 6। यहाँ पे मैं आपकी क्वेरी सोल्व करूंगा, साथ साथ में हम टारगेट करेंगे एक्स टॉप 100 इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड क्या है और कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है और उसको कैसे हम पिच कर सकते हैं, दैट विल डिस्कस इन between 5 to 6। And right now we have Summit Equity Long Short Fund, and we have a speaker, Mr. Hiten Jain, with us. Hiten has 14 plus years experience in the equity research and fund analysis, and he is a fund manager with the Invesco Mutual Fund since last 2016, almost 10 years से वो fund manager है. So welcome, Hiten ji. Am I audible to you? Yes, thank you very Yeah, much, so as Kevin we have bhai. discussed, Hitenji, we can Yeah, broadly divide this session into two part. First 40 minutes आप dedicate कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट है yeah, समित इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड के क्या फीचर्स है, क्या यूएसपी है, कैसे वो प्रोडक्ट काम करती है, कैसे डाउन साइड बेटर प्रोटेक्ट करेंगे कंपेयर टू इंडेक्स या म्यूचुअल फंड, ओके, एंड क्या रिटर्न पोटेंशियल है, एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स जो है वो हम क्यू एन ए में लेंगे. सो ओवर टू यू. मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग का राइट्स दे दिया है. okay, thank you very much. Uh, I think my screen is Yes, visible, yes, right? your screen is visible. Okay, okay, thanks. Great. So thank you, Kevin bhai, and all your partners for this time. What I'll do, so as you know, Summit SIF is the SIF brand of Invesco Mutual Fund, and this is our first offering from the SIF, which is the long short equity fund. Now, इतने सालों से हम वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग. हम ये बोलते थे कि यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म and keep investing whenever there's a correction. Use that opportunity to build up your equity allocation. Give yourself some time, 3 years, 5 years, 10 years, and wealth gets created. Because India is a growth market और यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे बन रहे थे लास्ट फ्यू इयर्स. अगर आप देखो आपके सामने जो स्क्रीन है, इट टॉक्स अबाउट क्या रिटर्न बने हैं इन ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर्स इन द पास्ट 10 years. And in fact, 9 out of 10 years, market or Nifty 50 has given positive returns. Only 1 out of 10 calendar years was a negative return. तो क्वेश्चन हर एक के दिमाग में ये आता है कि हम शॉर्ट क्यों करें. शॉर्ट करके रिटर्न तो बना नहीं है, हमेशा मार्केट ऊपर जाती है, तो वी हैव क्रिएटेड रिटर्न्स. देन हाउ विल आई बेनिफिट फ्रॉम द लॉन्ग शॉर्ट फंड. सो अगर हम ये यही पीरियड लास्ट 10 साल का इफ यू प्लॉट अ लाइन चार्ट, तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे तो बहुत सारा वेल्थ क्रिएट हुआ है, एंड द एंटायर इंडस्ट्री इज बेनिफिशियरी. Of course, investors have, if they kept patience, then they have created a good amount of wealth. But that journey is not linear. उस जर्नी में हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं जहाँ पे मार्केट अंडर परफॉर्म होती है, और हमेशा वो सवाल होते हैं कि क्या क्या लगता है मार्केट हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि वेट करना चाहिए. तो ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे तो लास्ट 10 years में भले एक साल ही नेगेटिव रिटर्न्स आए, बट उस 10 years में हमेशा से कुछ 7-8 इंस्टेंसेस वैसे आए जहाँ पे मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है. ये हमने पिंक लाइन से सर्कल किया है. द वेरी रिसेंट एग्जाम्पल हम सब जानते हैं रिलेटेड टू ईरान इसराइल वॉर. आई डोंट नो माई वाई माई वीडियो इज नॉट विजिबल. मैंने स्टार्ट तो 1 minute. ओके, आई जस्ट कंटिन्यू द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. वीडियो Sure, ऑन है, sure, no पता. problem. No या problem. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट yeah. So as I was saying, very recent example is Iran Israel war. And उसके पहले अगर जाए तो somewhere in the middle of 2024 till early 2025 मार्केट्स करेक्ट हुए थे, राइट. तभी हम बोलते हैं कि लास्ट 18 महीने 24 महीने में कुछ रिटर्न्स नहीं बना है. तो ये पीरियड ऐसा था जहाँ पे मार्केट्स हैड रैलीड एंड द वैल्यूएशंस वेंट अप, एंड व्हेन अर्निंग्स, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग था. और जब मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो गए थे और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स हाई रखी थी, लिक्विडिटी टाइट रखी थी, उस वक्त मार्केट्स में अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हुए और मार्केट्स करेक्ट हुए थे. ये दूसरा पीरियड है. अगर हम पहले जाए तो ये पीरियड था रशिया यूक्रेन वॉर का. जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हैज बिकम नाउ सर्टेनिटी. आज ईरान इसराइल है, उस वक्त रशिया यूक्रेन था, बीच में इंडिया
पाकिस्तान था, और क्या पता ये सब होने के बाद यूएस में थिंक अबाउट क्यूबा एंड ग्रीनलैंड, वो भी न्यूज़ फ्लोस में चल रहा है. सो इट कीप्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन. इफ यू गो बिफोर दैट इट वाज कोविड वेव 2, जहाँ पे वेव कोविड वेव 1 के बाद अर्निंग्स काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही थी और मार्केट्स ऑल्सो स्टार्टेड रैलिंग, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही थी और मार्जिन्स एक्सपांड हो रही थी. लेकिन जब वेव 2 हुआ तो टॉप लाइन स्लो हो गया और अर्निंग्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस हाई था. तो उस वक्त एक अच्छा एक साल ऐसा निकला जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन था. ये हम और पीछे जाए तो 2019 सोचे तो ये वक्त एक डिफिकल्ट पीरियड था जहाँ पे मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पीपल यूज टू थिंक शुड वी इन्वेस्ट और शुड वी वेट, बिकॉज इस पीरियड में एनबीएफसी क्राइसिस था इंडिया में. आईएलएनएफएस डिफॉल्ट हुआ था, डीएचएफएल डिफॉल्ट हुआ था, एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर इंडिया. उसके पहले जाए तो दिस वॉज द डीमोनेटाइजेशन पीरियड, एंड इवन इफ वी गो बिफोर दैट in 2015 almost 9 to 12 months markets had corrected, because after Modi government came to power in 2014, where finally we got one party which with the majority, markets had rallied with an expectation कि earnings growth आएंगी और business friendly policies होगी. सो उस वक्त मार्केट्स रैलीड, और जब एक साल बाद जब अर्निंग्स ग्रोथ डिड नॉट कम बाय, मार्केट्स हैड करेक्टेड. सो ये 10 साल के पीरियड में आप देखोगे कि आपने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में तो अच्छा वेल्थ क्रिएट किया गया, बट हमेशा एक कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर आता था. और इस वक्त एज अ लॉन्ग ओनली फंड मैनेजर मेरा हमेशा एफर्ट रहता था कि मैं पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करूं, ऐसा डिफेंसिव करूं, बिकॉज ऐसे ऐसे माहौल में रिटर्न्स बनाना डिफिकल्ट होता है. हमेशा हम ऐसे स्टॉक्स लेने की ट्राई करते थे जो कम गिरे. सो लॉन्ग ओनली में आर इन्वेस्को के अगर आप फंड्स देखोगे, एंड अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, बिकॉज आई विल बी द फंड मैनेजर फॉर दिस एसआईएफ. आई मैनेज द लार्ज कैप फंड, आई मैनेज द फोकस फंड, आई मैनेज द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द टेक्नोलॉजी फंड इन इन्वेस्को. तो ये लॉन्ग ओनली फंड जब मैं मैनेज करता था तो रिटर्न्स खाली अच्छे बिजनेसेस बाय करने से नहीं आते हैं, मल्टी बैगर बाय करने से नहीं आते, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अवॉइड बैड बिजनेसेस, बिकॉज जब भी मैं बैड बिजनेस अवॉइड करूंगा तभी मैं उसकी जगह पे गुड बिजनेस ले पाऊंगा. एंड इवन इफ व्हेन आई हैव बॉट अ गुड स्टॉक, आई हैव टू कीप इवैल्यूएटिंग दैट कंपनी, whether that company is moving in the right direction, in the direction of what I expected. If it doesn't move in that direction, then I have to sell it. सो वो मेरे में एक एबिलिटी होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, एंड द बिजनेसेस ऑल्सो जो स्ट्रॉन्ग हो और वीक हो रहे हो. सो सिंपल पॉइंट मैं आपको ये बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि लॉन्ग ओनली फंड भी मैनेज खाली बाय करने से नहीं होते हैं, सेल भी करना पड़ता है. अगर खराब बिजनेस है तो उसे सेल करूँ और बाय और उसकी जगह पे अच्छे बिजनेस खरीदूँ. तो ईच ऑफ दो सिचुएशंस एज अ लॉन्ग ओनली फंड मैनेजर आई हैड टू ऑलवेज बी कॉशियस. And in my experience, when I have been managing money over the last so many years, मैंने एक मेरा फ्रेमवर्क बनाया था विच आई यूज टू राइट इन माई नोटबुक, कि जब भी ऐसे कोई फैक्टर्स या ट्रिगर्स हो, देन आई हैव टू बी रियली कॉशियस ऑन दोज बिजनेसेस, और ऐसे बिजनेसेस मुझे अवॉइड करने चाहिए. अब जाके जब एसआईएफ में शॉर्ट करना अलाउड है, तो मैंने जो मेरे नोटबुक में लिखे थे माई फ्रेमवर्क और एक्सपीरियंसेस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वीक बिजनेसेस, नाउ आई एम पुटिंग इन ऑन द पीपीटी, बिकॉज ये कैटेगरी मुझे शॉर्ट करके भी पैसा कमाने का ऑप्शन देती है. तो उस तरह से ये सब ट्रिगर्स we will be using to identify weak businesses and make money on the downside. The first example that we are talking about is the balance sheet deterioration. सो अगर आपने कभी पहले मुझे सुना होगा कहीं कोई इंटरव्यू में, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीएनएल रिस्क, वी आर ओके टू टेक पीएनएल रिस्क, बिकॉज पीएनएल रिस्क तो 2 या 3 क्वार्टर में मैनेज हो जाती है, बट बैलेंस शीट रिस्क बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज बैलेंस शीट रिस्क की जनरली इंटेंसिटी लंबी होती है, एंड एट द सेम टाइम लंबी भी होती है और ज़्यादा भी होती है इंटेंसिटी. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2015 से 2019 में इंडिया में एक एनपीए क्राइसिस था. जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे तो हमेशा हमें बैंक्रप्सी की स्टोरीज आती थी. किंगफिशर एयरलाइन बैंक्रप्ट हो गई, नीरव मोदी देश छोड़ के चले गए, वैसे सब इश्यूज आते थे उस वक्त. तो उस वक्त एक एनपीए प्रॉब्लम थी, तो ये एक बैलेंस शीट प्रॉब्लम है. तो उस वक्त हमने हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में कभी भी कोई पीएसयू बैंक ओन नहीं किया,
क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि बैलेंस शीट प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और एक्चुअल में वो हुई. स्ट्रीट यूज टू एक्सपेक्ट कि बाय 2017 थिंग्स विल बी मैनेज, बट दैट जस्ट कंटिन्यूड. 18 19 20 एनपीए बढ़ते ही गए पीएसयू बैंक्स के. और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी 2019 में, यस बैंक, उसमें भी एनपीए प्रॉब्लम आई. तो स्टॉक हैड करेक्टेड फ्रॉम 500 टू 200 रुपीज. एट 200 रुपीज आर कॉन्ट्रा फंड, जो एक वैल्यू फंड है, इट बिकेम एक्साइटेड. उसको लगा कि यार एक अच्छी फ्रेंचाइज मिल रही है हमें बैंकिंग की, जो जो अभी इतनी करेक्ट हो गई है, और यहाँ से करेक्शन की संभावना कम है. एंड दैट इज वाई आवर वैल्यू फंड बॉट दैट कंपनी, बिकॉज वैल्यू की हमेशा कोशिश होती है कि जो भी बिजनेस बीटन डाउन हो या सस्ता हो उसे खरीदे और उसमें टर्न अराउंड का वैल्यू क्रिएशन क्रिएशन का बेनिफिट ले. सो यस बैंक जब 200 रुपया हो गया था तो हमने खरीदा. और फिर जब नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आए तो हमने ये देखा कि बैंक के रिस्ट्रक्चर असेट्स बढ़ रहे हैं, विच मेंट दैट द एनपीए प्रॉब्लम इज नॉट ओवर, द एनपीए प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू. एंड उस वक्त हमने ये डिसाइड किया कि हमें येस बैंक बेचना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस शीट प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, बैलेंस शीट प्रॉब्लम लंबी होती है. तो 200 रुपये में लेकर हमने 175 रुपीज में येस बैंक बेचा वैल्यू फंड में, सो दैट वी सेव आर फंड, वी प्रोटेक्ट आर फंड, वी मेक आर फंड डिफेंसिव. और उस वक्त अगर मेरे पास ये कैटेगरी होती एस आई एफ, जहाँ पे मैं शॉर्ट करके पैसा कमा सकता हूँ, तो आपको पता है कि येस बैंक 175 रुपीज के बाद कहाँ जाके रुका. सो दिस ऐसी कैटेगरी उस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकती है जहाँ पे शॉर्ट करके पैसे कमा सके. सेकेंड एग्जाम्पल हमने हाईलाइट किया है हाइटेंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी. तो ये काफ़ी कॉमन है, कोई भी इंडस्ट्री में जब ग्रोथ होता है तो कंपटीशन आने की संभावना होती है, और जब कंपटीशन आता है तो एक दूसरे को का प्रॉफिटेबिलिटी वो लोग काटते हैं, देयर इज अ प्राइसिंग वॉर. सो 2022 में फोकस फंड जो मैं रन करता हूँ, मैंने उसमें वोल्टास खरीदा था, क्योंकि एसी एसी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग था इंडिया में, और एसी एक अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है और वोल्टास एक मार्केट लीडर है, इसलिए हमने खरीदा था. बट फिर हमने देखा कि कंपटीशन बढ़ गया है, लॉयड्स आ गया था मार्केट में, और लॉयड्स प्राइसिंग वॉर खेल रहा था एसी इंडस्ट्री में, और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वुड हैव कम अंडर प्रेशर ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड वोल्टास ऑल्सो. And that is why we decided to sell Voltas from our focus fund despite AC growth being very very strong. और हमने जब बेचा वोल्टास तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर वोल्टास 30-40% करेक्ट हुआ. सो अगर हमारे पास ये कैटेगरी होती तो लॉन्ग ओनली में हमने बेच के प्रोटेक्ट किया फंड को, लेकिन एक शॉर्ट कैटेगरी होती तो हम शॉर्ट करके डाउनसाइड में भी पैसे कमा सकते थे. और ये 2022 का पीरियड था जहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर का चैलेंज था और मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम अपसाइड अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थे, बट अगर ये कैटेगरी होती हमारे पास तो शॉर्ट करके हम पैसा कमा सकते थे. The third category is very interesting. It talks about disruption risk और reducing terminal value. अगर आपको पता हो तो गैस यूटिलिटी कंपनीज है आईजीएल और एमजीएल, ये कंपनीज हमारे पीएसयू फंड में थी. और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्रोथ आने लगा कंट्री में, तो नेचुरली लोग पेट्रोल डीजल से सीएनजी नहीं लेंगे, सीधा ईवी कार्स लेंगे. इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस मूव फ्रॉम सीएनजी टू ईवी बसेस. और इसका मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ खराब हो गया है कंपनीज लाइक आईजीएल का. और इसी रीजन की वजह से हमने हमने हमारे पीएसयू फंड में से आईजीएल को सेल किया. और जब हमने आईजीएल बेचा तो पी डी रेटिंग कंटिन्यूड, और हमारे हम हालांकि हमने 20% नीचे बेचा, पर हमारे बेचने के बाद भी स्टॉक 40% नीचे गया, बिकॉज एक पी डी रेटिंग था, ईवी ईवी कंपनीज में री रेटिंग हो रही थी. सो दैट इज वाई वी डिसाइडेड टू सेल आईजीएल फ्रॉम आर पीएसयू फंड. और उसके बाद भी स्टॉक करेक्ट हुआ और ये कैटेगरी उसका एडवांटेज ले सकती थी टू मेक मनी ऑन द डाउन साइड. द फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट हाई वैल्यूएशन एंड पोटेंशियल अर्निंग्स डाउनग्रेड. ये काफ़ी कॉमन है कि जब कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है तो मार्केट उसे एकदम हाई वैल्यूएशन देती है और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल एक रिटेल अपैरल प्लेयर है ट्रेंट. ट्रेंट का बहुत अच्छा कर रही थी कंपनी. उस कंपनी का ग्रोथ एक्सेलरेटेड फ्रॉम 20% टू 25% टू 35%. 40% भी हुआ था 2 क्वार्टर्स में. तो पी मल्टीपल एक्सपांड होके 50 पी से सीधा 100 पी हो गया. और जब ये एक्चुअली स्टॉक
कंसेंसस डाउनग्रेड्स आए, जब 40% का ग्रोथ गिर गिर के 20% हुआ, तो 20% ग्रोथ अपने आप में काफी अच्छा ग्रोथ है। लेकिन मार्केट का वैल्यूएशंस की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये 30% ग्रो करे एटलीस्ट, और जब 20% हुआ तो स्टॉक करेक्ट हुआ। तो हालांकि ट्रेंड ने ओवर अ 3 to 5 ईयर पीरियड काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट वो जो टाइम था लास्ट 1 ईयर जहाँ पे अर्निंग्स डाउनग्रेड हुआ तो मल्टीपल्स भी करेक्ट हुए, और जब मल्टीपल्स करेक्ट हुए तो अच्छा खासा एक डाउनसाइड स्टॉक में आया। एंड अ कैटेगरी लाइक दिस SIF जो शॉर्ट करके पैसा कमा सकता है, द वी कुड हैव मेड मनी ऑन द डाउनसाइड। सो ये अनदर सोर्स ऑफ शॉर्टिंग वी कैन सी इन बिजनेसेस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल टॉक्स अबाउट सिक्लिकल स्लो डाउन इन ग्रोथ। तो ये एक बहुत बार होता है कि इंडस्ट्री एक स्लो डाउन से जाता है। एक एकदम रीसेंट एग्जांपल है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर आज की तारीख में एक स्लो डाउन से जा रहा है, पर ये पहली बार नहीं जा रहा है। 2016 में भी यही प्रॉब्लम था, जब आईटी सेक्टर स्लो डाउन हो रहा था। उस वक्त कोइंसिडेंटली मिस्टर ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट बने थे यूएस में। और जैसे आज एआई की बातें करते हैं, उस वक्त बात करते थे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की। तो कोई भी सेक्टर अगर स्लो डाउन से जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है टू मेक मनी ऑन द डाउन साइड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। ये काफी कॉमन है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी सीवियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो कोई कंपनी में तो वो कंपनी अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने DHFL 2019 में अवॉइड किया था हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में, क्योंकि हम कभी भी चैनल चेक्स करते थे इंडस्ट्री में। सो वी यूज टू गेट नेगेटिव फीडबैक। वी यूज टू गेट फीडबैक लाइक उसके अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं है, वो ओवर लेवरेज एंटिटीज को लोन देते हैं, और उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं है। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज अवॉइडेड बाइंग DHFL इन लॉन्ग ओनली फंड्स, बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट दैट। और आपको पता है DHFL का क्या हुआ जब जब इश्यूज बाहर आए। तो एज अ शॉर्ट, एज अ कैटेगरी विच कैन अलाउ शॉर्ट, कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ शॉर्टिंग DHFL एंड मेक मनी ऑन द डाउन साइड। ये 2019 में था, वो एक अनदर ऐसा पीरियड था जहाँ पे मार्केट में रिटर्न्स बनना मुश्किल था। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रमोटर लेवरेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने हर बार देखा है कि कोई भी कंपनी के पास डेट ज्यादा हो या लेवरेज ज्यादा हो, उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग ओनली में। पर हमने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया कि भले कंपनी के पास डेट नहीं हो, अगर प्रमोटर की बैलेंस शीट पे डेट हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जी लिमिटेड, 2019 में जी लिमिटेड के प्रमोटर मिस्टर सुभाष चंद्रा, उनके उन्होंने बहुत सारा डेट लिया था, एंड ही हैड प्लेज्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग टू द लेंडर्स। और जब वो डेट सर्विस नहीं कर पाए, so at that point in time those lenders came to the market and they sold Z in the market, and that is why the stock came under pressure। और ये exactly यही रीजन था जहाँ पे प्रमोटर लेवरेज अनसस्टेनेबल थी, तो हमारा कॉन्ट्रा फंड ने जी लिमिटेड बेच दिया था, बिकॉज वी वर ओनिंग जी। और हमने कुछ 350 रुपीज में बेचा, और उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। आज की तारीख में स्टॉक 100 रुपये, उस वक्त भी अच्छा खासा स्टॉक में करेक्शन हुआ था। तो ये कैटेगरी उसका एडवांटेज ले सकती है टू मेक मनी ऑन द डाउन साइड। द लास्ट एग्जाम्पल टॉक्स अबाउट पुअर कैपिटल एलोकेशन। सो व्हेन वी इन्वेस्ट इनटू बिजनेसेस, हमेशा हम हाई ग्रोथ बिजनेसेस हो, जिसके मार्जिन्स अच्छा हो, P&L स्ट्रांग हो, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी हो, डेट नहीं हो, कैश हो, जिसके रिटर्न रेशियोज ROE ROC स्ट्रांग हो, वैसी बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी एक और लर्निंग थी 2018 में कि कैपिटल एलोकेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है क्वेस्कॉप, एक स्टाफिंग कंपनी है। तो उस वक्त मैं एनालिस्ट था, मेरे फंड मैनेजर ने मुझे बोला कि हितेन ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और उस वक्त GST आया था इंडिया में, और एक थीम था अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड। उसका बेनिफिशियरी था ये कंपनी, बिकॉज दिस इज इनटू जनरल स्टाफिंग बिजनेस। सो उस वक्त मैंने जब ये कंपनी एनालाइज किया तो मैंने देखा कि उसमें P&L बहुत स्ट्रांग था, हाई ग्रोथ थी, मार्जिन्स अच्छी थी, बैलेंस शीट अच्छी थी, ROE अच्छी थी। बट प्रॉब्लम थी कि ये कंपनी अनरिलेटेड बिजनेसेस में कैपिटल एलोकेट कर रहा था, जहाँ पे देयर वाज नो सिनर्जी बिटवीन द न्यू बिजनेसेस दैट दिस बिजनेस वाज एक्वायरिंग टू इट्स कोर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस ने एक फुटबॉल क्लब में इन्वेस्ट किया था। और व्हेन आई आस्क्ड द मैनेजमेंट, सर हाउ विल अ फुटबॉल क्लब इन्वेस्टमेंट हेल्प इन योर जनरल स्टाफिंग बिजनेस, तो उन्होंने कहा कि यार ये हमें मार्केटिंग के लिए हेल्प करेगा। बट आई नेवर अंडरस्टूड हाउ अ B2B business will benefit for from this kind of marketing, and even if they want to
मार्केटिंग, दे कैन डू इट थ्रू देयर P&L, खर्चा करे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिखाए और मार्केटिंग करे। बट और भी उन्होंने दो तीन ऐसे बिजनेस में कैपिटल एलोकेट किया था विच हैड नो रिलेशन टू दैट कोर बिजनेस एंड इट हैड नो सिनर्जीज। और उसके बाद एक साल, इनफैक्ट 9 महीने के बाद, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली, तो कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ा वो एक्विजिशन। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप जो भी एक्विजिशन करते हो यू हैव टू टेस्ट फॉर गुडविल इम्पेयरमेंट, कि वो बिजनेस कैसा कर रहा है। अगर बिजनेस ठीक नहीं कर रहा है देन यू हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। तो ये एग्जैक्टली उस कंपनी को करना पड़ा और वो कंपनी मैसिव करेक्शन से गई। तो ये एक अनदर लर्निंग थी हमारी कि ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस टू प्रोटेक्ट आवर लॉन्ग ओनली फंड्स। अभी ये सब 8 इंस्टेंसेस हमारी एक्सपीरियंस से हमने लिखे थे बुक में, और हम हमारे लॉन्ग ओनली में ऑलरेडी वो यूज करते थे टू प्रोटेक्ट आर लॉन्ग ओनली फंड्स फ्रॉम आर बैड बिजनेसेस। पर आज की तारीख में जब हमारे पास ये कैटेगरी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये फ्रेमवर्क रहेगा हमारा टू आइडेंटिफाई बिजनेसेस विच आर वीक एंड टू सी वेदर वी कैन शॉर्ट एनी बिजनेस एंड मेक मनी ऑन द डाउन साइड। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है। क्योंकि एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड ने कभी शॉर्ट नहीं किया है, आपने हमेशा लॉन्ग किया है, तो आप शॉर्ट कैसे करेंगे? तो उसका आंसर ही ये है कि हमने लॉन्ग भी जब हम करते हैं, हमको अच्छे और बुरे बिजनेसेस की परख होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू सेपरेट गुड फ्रॉम बैड। नाउ विद दिस कैटेगरी, वो बैड बिजनेसेस वी कैन गो वन स्टेप फर्दर टू सी इफ वी कैन मेक मनी ऑन द डाउन साइड बाय शॉर्टिंग। So that will be the mindset. So this is an extension for the mutual fund industry. अब एक क्वेश्चन, नाउ आई विल ऑल्सो स्पेंड सम टाइम टू एक्सप्लेन यू हाउ वी विल बी पोजिशनिंग द फंड, हाउ वी विल मैनेज दिस फंड। सो मैंने स्टार्ट जानबूझ के शॉर्टिंग पे किया, because this is a new thing, right? Mutual fund industry has never done. That's why I wanted to explain how will we do shorting, how we extend our experiences of mutual fund. नाउ आप एक दो तीन चीज ध्यान रखिए कि जब ये लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया है, तो ये लॉन्ग शॉर्ट फंड की सेबी ने तीन चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस रखे हैं। हालांकि हम ये तो जानते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड जैसा टैक्सेशन है, वो अच्छी बात है, बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ में कर सकते थे, म्यूचुअल फंड में नहीं। अब जब म्यूचुअल फंड में कर पा रहे हो तो एआईएफ में टैक्सेशन ज्यादा है, म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कम है, तो दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स। सेकंड, टिकट साइज कम है, खाली मिनिमम 10 lakhs रिक्वायर्ड है, जबकि एआईएफ में मिनिमम टिकट साइज 1 crore रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हम काफी जानते हैं, आई एम श्योर। मैं दो और चीज मेंशन करूंगा विच इज वेरी स्पेसिफिक फ्रॉम द फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव, कि फंड मैनेजर कैसे इसको मैनेज करेगा। सेबी ने कहा है कि इसमें लेवरेज अलाउड नहीं है, विच मीन्स कि अगर मेरे पास, क्योंकि हम अगर शॉर्ट करते हैं तो वो डेरिवेटिव से शॉर्ट करते हैं, एंड आपको पता होगा कि when you use derivatives you don't have to give 100, you don't have to give entire money, you have to only give margin money, which means कि अगर आप सपोज HDFC बैंक शॉर्ट कर रहे हो 5% और सपोज उसकी मार्जिन मनी 50% है, तो आप 2.5 रुपीज ही देंगे टू शॉर्ट 5 रुपीज ऑफ HDFC बैंक, 2 times लेवरेज। ये AIF में अलाउड है लेकिन SIF में अलाउड नहीं है लेवरेज। तो अगर भले मेरा मार्जिन मनी 50% हो, पर मुझे पूरा 100% उसको ईयरमार्क रखना पड़ेगा फॉर दैट शॉर्ट पोजीशन, विच मीन्स आई कैन नॉट टेक लेवरेज। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि टिपिकल लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज जो होते हैं वो बहुत बार मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज होते हैं। वो मतलब ऐसा कहते हैं कि मैं आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दूंगा, भले मार्केट ऊपर जाए कि मार्केट नीचे जाए। तो वो कैसे रन करते हैं? ग्लोबली हेज फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लॉन्ग शॉर्ट। तो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजीज ऐसी होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट मी टेक द सेम एग्जांपल ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। सपोज मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अच्छा करेगा, एचडीएफसी बैंक खराब करेगा, तो मैं एचडीएफसी बैंक शॉर्ट करूंगा 5% और मैं 5% आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग करूंगा। फिर भले बैंक निफ्टी ऊपर जाए कि नीचे जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक परफेक्ट हेज है। 5% परफेक्ट हेज तो नहीं है, बट बैंकिंग इंडस्ट्री का हेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अगर गिरेगा तो कम गिरेगा और एचडीएफसी बैंक ज्यादा गिरेगा, तो इफेक्टिवली मैं स्प्रेड कमाऊंगा। इवन इफ बैंक निफ्टी गोज डाउन, my expectation is कि ICICI Bank will fall less. Suppose HDFC Bank falls 5% and ICICI Bank falls 2%, then I make a spread of 3%. तो मेरा वो 3% मेरा रिटर्न होगा। तो ऐसे मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज चलते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है SIF, यहाँ पे हमें
हमें एक लॉन्ग ओनली इंडेक्स दिया गया है। से लॉन्ग शॉर्ट करके कोई इंडेक्स होता नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अगर आप सोचे, तो उस फंड में तो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है विच इज अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। पर यहाँ पे कोई लॉन्ग शॉर्ट इंडेक्स है नहीं, यहाँ पे एक फुल्ली लॉन्ग ओनली इंडेक्स है। हमने BSE 500 सिलेक्ट किया है, लेकिन सेबी ने कहा है कोई भी आप बेंचमार्क सिलेक्ट कीजिए, कोई भी इंडेक्स सिलेक्ट कीजिए और उसको उसे बेंचमार्क यूज कीजिए, और वो इंडेक्स लॉन्ग ओनली होना चाहिए। विच मीन्स कि मेरा लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट अ लॉन्ग ओनली इंडेक्स। अगर मैं ये दोनों चीज मिक्स करूं जहाँ पे मुझे लेवरेज अलाउड नहीं है और मुझे एक लॉन्ग ओनली इंडेक्स को बीट करना है, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग या हमने पोजीशन फंड को ऐसे किया है कि शॉर्टिंग को हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, कि अगर हमें लगता है कि पैसे बनेंगे शॉर्ट करके तो शॉर्ट करेंगे, अगर लगता है कि पैसे लॉन्ग ओनली से ही बनेंगे देन वी विल ओनली डू लॉन्ग। बट इवेंचुअली माई धर्मा एज अ फंड मैनेजर इज टू बीट द लॉन्ग ओनली इंडेक्स। And also remember that every short that I do is an opportunity cost on the long only side, because there is no leverage. Suppose मेरे पास दो व्यू हो कि HDFC बैंक will fall 10% and ICICI बैंक will go up 20%, तो अगर मैंने 5% HDFC बैंक शॉर्ट कर दिया तो मेरा 5% ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज लेवरेज नहीं है। तो उससे अच्छा ये होगा कि मैं शॉर्ट करने के बदले 5% ICICI बैंक लॉन्ग करूं, बिकॉज वहां पे मेरी अपसाइड ज्यादा है, मैं रिटर्न ज्यादा कमा पाऊंगा। इसके लिए जरूरी नहीं है आप कभी भी हमारा ये फंड देखोगे तो हमेशा आप शॉर्ट देखोगे, जरूरी नहीं है। इट विल ऑल बी डिटरमाइंड जहां पे मुझे अल्फा कहाँ मिल रहा है। अगर मुझे शॉर्ट करने से ज्यादा रिटर्न्स आ रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा, अगर मुझे लॉन्ग करने से ज्यादा रिटर्न्स आ रहा है तो मैं लॉन्ग करूंगा। अल्टीमेटली मुझे वो इंडेक्स को बीट करना है। इसके लिए जब आप ये लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में सोचे, तो आप ऐसा सोचे कि ये एक इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड है जिसका एक लॉन्ग ओनली इंडेक्स है। इस इंडेक्स है BSE 500, और फंड मैनेजर पूरे वक्त रिटर्न्स कमाने की कोशिश करेगा, वो इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करेगा। और वो क्या लॉन्ग से करे कि शॉर्ट से करे, वो डिपेंडिंग उसे क्या दिख रहा है मार्केट में वो अकॉर्डिंगली यूज करेगा। ये लॉन्ग शॉर्ट फंड है, यहाँ पे कोई मार्केट कैप बायस नहीं है। तो इट इज लाइक अ फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर कैन बी can have mid cap, small cap, large cap in the proportion that he feels like. Similarly, even in this fund, we will this fund allows us to have a flexi cap kind of a approach, जहाँ पे हमें अपसाइड दिखता है वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, और शॉर्टिंग भी एज एन ऑप्शन यूज करेंगे कि अगर हम रिटर्न एनहांस कर सके तो शॉर्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा शॉर्ट करेंगे। सो इफेक्टिवली दिस इज अ फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ अ फंड with even more flexibility of shorting. That's how one should think, and one should not expect कि हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्ट होगा, जरूरी नहीं। अल्टीमेटली रिटर्न्स ड्राइव करना है। ये इक्विटी फंड है जिसका इंडेक्स है, और इंडेक्स को बीट करना है जो लॉन्ग ओनली इंडेक्स है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट आई एक्सप्लेन्ड यू कि एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमेशा लॉन्ग करते आया है वो शॉर्ट कैसे, क्या कैपेबिलिटी है और कैसे शॉर्ट करेंगे। और सेकंड मैंने आपको वो कैटेगरी समझाई जहां पे शॉर्टिंग एज एन ऑप्शन यूज किया जाएगा अल्टीमेटली टू ड्राइव रिटर्न्स। लास्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दीज थ्री एग्जांपल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये चार्ट में बताऊंगा, और ये लाइव एग्जांपल्स है हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में जहां पे हमने वो कंपनीज बेची टू प्रोटेक्ट। बट अभी एज अ शॉर्ट साइड वी कैन ऑल्सो कंसिडर मेकिंग मनी ऑन द डाउन साइड। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमने IGL बेचा था जब ये EV पॉलिसी आई इंडिया में, तो उसके बाद स्टॉक्स करेक्ट हुए। ये हमने हमारे PSU फंड में बेचा था। दिस इज वोल्टास जहाँ पे कंपटीशन बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी वॉज अंडर प्रेशर, and that is why we decided to sell Volta somewhere here. And after that, the stock fell 30%. This is Z Limited, where the large part of the promoter shares were pledged, and when he was not able to service the debt, we decided to sell it from our contra fund, and after that, the stock fell another 30%. So these three are examples जो हमें confidence देता है कि how can we make money on the downside. So this is what I wanted to explain very broadly. Now I'm sure this is a new category और एक बहुत सारे questions होंगे. So let's keep good amount for questions also. I'm happy to take questions now. Sure, sure. Thank you, Hitenji, for your insightful presentation.
Okay, so I'll start first couple of question and then I'll open for the partners. Okay, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा फोकस रहा कि म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग ओनली फंड है और ये अपना लॉन्ग शॉर्ट फंड है, तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। तो एज पर सेबी गाइडलाइन अप टू 25% ऑफ पोर्टफोलियो कर सकते, तो डू यू हैव एनी थॉट कि कितना आप टारगेट कर रहे हैं ऑन एवरेज मंथली बेसिस पे? नहीं, तो जैसा मैंने बताया केयूर के मैं जबरदस्त जस्ट बिकॉज मैं लॉन्ग शॉर्ट फंड रन कर रहा हूँ तो हम्म। मुझे एक शॉर्ट करना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी, जैसे जैसे वीक बिजनेसेस आएंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट करना है कि नहीं, विच मीन्स द शॉर्ट कैन रेंज फ्रॉम 0% टू 25%। और देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केयूर भाई कि हम शॉर्ट अगर करें तो उस वक्त शॉर्ट करना चाहिए कि मार्केट शुड नॉट रिएक्ट बिफोर वी शॉर्ट। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं केयूर भाई, तो जब ये वॉर हुआ ईरान पे, तो ये फेब्रुवरी, लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी हुआ या लास्ट वीकेंड ऑफ फेब्रुवरी हुआ। और जब जब मंडे 2 मार्च को मार्केट खुली तो मार्केट ओपन गैप डाउन। उस हम्म। वक्त इंडिगो गैप डाउन खुला था, 8% डाउन था। हम्म। और उस वक्त एक नेचुरल टेंडेंसी होती कि इंडिगो शॉर्ट करना चाहिए बिकॉज मिडल ईस्ट में अभी फ्लाइट्स नहीं उड़ेगी, इंडिगो के इंटरनेशनल प्लान्स है, क्रूड के भाव बढ़ेंगे बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया जाएगा। एंड एयरलाइंस को क्रूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट cost item for them, that profitability will come under pressure. Then another concern was that the rupee will depreciate and they have to pay in dollars to Airbus and Boeing as leases. सो नेचुरल टेंडेंसी होता कि मैं शॉर्ट कर लेता इंडिको। पर सर मार्केट्स हैड ऑलरेडी रिएक्टेड। अगर उस वक्त मैं शॉर्ट करता तो मुझे नेगेटिव एट्रीब्यूशन आता। इनफैक्ट हमने हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में इंडिगो लॉन्ग किया था। अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट फंड भी रन कर रहा होता तो मैं इंडिगो लॉन्ग करता। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि मार्केट्स हैव ऑलरेडी रिएक्टेड टू अ नेगेटिव न्यूज़। और ये फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता वॉर कितना लंबा चलेगा, पर अगर मैं 2 साल का व्यू लूँ तो ये कंपनी जरूर, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। So the point Keur bhai I'm trying to make is that you have to react before market has reacted. And that is why it is not necessary that you will see short at any point in time. जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो बिजनेसेस के, जहाँ पे हमने राइट टाइम पे वो बिजनेसेस बेच दिए थे लॉन्ग ओनली फंड में। सो दैट पॉइंट इन टाइम मार्केट्स हैड नॉट रिएक्टेड टू दोज नेगेटिव फैक्टर्स ट्रिगर्स। दैट बट वाज आवर सचिन भाई, असेसमेंट, आवर आप वो लॉन्ग एनालिसिस। ओनली में कर सकते, शॉर्ट शॉर्ट में तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि शॉर्ट में तो क्योंकि मैंने अभी 1 मिनट देख लिया क्विकली, तो इंडिगो जो था 4 मार्च को जो प्राइस थी उसके बाद 15 मार्च को 10% डाउन था। नहीं, जो आप 10% डाउन था सर, लेकिन आप 10% में शायद वो नहीं काटते। मैं आपको ये बोल, आप ट्रेडर नहीं हो। अ फंड मैनेजर और अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज नॉट अ ट्रेडर। नहीं नहीं, तो ओके। लॉन्ग शॉर्ट में हम ट्रेडर का अप्रोच रखेंगे नहीं रखेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, तो वैसे ट्रेड्स नहीं रखेंगे हम। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया सर, आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन सो इट विल बी इजियर टू कनेक्ट। तो सर ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ये सब एग्जांपल्स हमने फंडामेंटल डिसीजंस लेके ये बिजनेसेस एक्चुअल में बेचे थे। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम इसमें 5% या 10% बचाएंगे। ये बिजनेसेस डेफिनेटली वीक थे और मार्केट्स हैड नॉट रिएक्टेड टिल वी सोल्ड। तो वंस वी सोल्ड देन द मार्केट्स फेल, द बिजनेसेस फेल 30-40%। तो वैसा वैसा अगर कुछ डाउनसाइड हो तो फिर मतलब है शॉर्ट करने का। अगर 5-10% के लिए मैं शॉर्ट करूंगा सर, तो फिर वो तो टाइमिंग हो गई, तो वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गो रॉन्ग। एंड दैट इज वाई सर, जो आप पूछ रहे हो कि क्या आप ट्रेडिंग करोगे, तो आंसर इज नो, वी विल नॉट ट्रेड। We are not traders. We don't have experience in trading. What the experience and the capability that we have is of identifying good and bad businesses. तो जब एक बिजनेस ब्रेक हो जाता है, ऐसा कोई फैक्टर ट्रिगर हो, जो मैंने आपको मैंने मेरा फ्रेमवर्क बताया, एंड मार्केट्स आर स्लो टू रिएक्ट, हमने हमारी एनालिसिस से ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बिजनेस अभी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने आपको दिया ये सब लाइव एग्जांपल्स थे। तो ऐसे वक्त हम शॉर्ट करेंगे जहाँ पे हमारा 30-40% डाउनसाइड दिखे हमको। एंड एट द सेम टाइम केयूर भाई, अगर आप टाइम फ्रेम देखो तो ये सब एग्जांपल्स में हमारा टाइम फ्रेम जनरली 6 to 12 मंथ्स था।
जबकि लॉन्ग ओनली हम कॉल लेते हैं वो टिपिकली लॉन्ग टर्म होता है 2 3 4 इयर्स। लेकिन जो शॉर्ट बिजनेसेस होते हैं वो टिपिकली 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम होता है। तो जो आपने इंडिगो का एग्जांपल लिखा दैट वाज अ वेरी, वो अब 1 महीने का भी नहीं कॉल था, 15 20 दिन का कॉल था। तो वैसा कॉल हम नहीं ले सकते, वो एक ट्रेडिंग माइंडसेट है जो हमारा माइंडसेट नहीं है। हमारा फंडामेंटल इन नेचर है जो 6 to 12 मंथ्स का शॉर्ट कॉल लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट मंथ में लॉस हो रहा है, तो आई बी कंटिन्यू ऑन माई पोजिशन फॉर नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। करेक्ट, या नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा केयूर भाई। तो अनलाइक लॉन्ग ओनली साइड, अगर मेरा कोई भी डिसीजन रॉन्ग होता है तो मेरा डाउन साइड इज ओनली 100%। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज में HDFC बैंक खरीदा और मेरा कॉल रॉन्ग हो गया, तो थियोरटिकली दैट प्राइस कैन बिकम जीरो, मतलब मेरा लॉस 100% हो जाएगा। लेकिन यही अगर मैं शॉर्ट करता HDFC बैंक, तो माई downside can be unlimited because HDFC बैंक तो can theoretically can go up, can become a multi bagger, और इनफाइनाइट स्टॉप लॉस, इनफाइनाइट लॉस हो जाएगा। तो हम हमेशा जब भी शॉर्ट करेंगे तो वी विल ऑलवेज डू विद अ स्टॉप लॉस। द स्टॉप लॉस का रेंज रहेगा बिटवीन 25 to 35%। कि अगर मैंने कुछ कॉल लिया जो मैंने शॉर्ट किया है और वो दैट इज नॉट प्लेइंग टू व्हाट आई थॉट, तो हम 25 या 35% के अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस में उसको काट देंगे। बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, लॉन्ग ओनली में मेरा डाउन साइड 100% है, बट शॉर्ट में मेरा डाउन साइड कैन बी अनलिमिटेड। ओके, ओके। अपार्ट फ्रॉम नेकेड शॉर्ट सेलिंग, हितेन जी, क्या क्या दूसरी स्ट्रेटेजी आप प्लान कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में यूज करने के लिए? ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। टिपिकली जब हम डेरिवेटिव सोचते हैं, शॉर्ट सोचते हैं, तो दिमाग में बहुत कुछ आता है, राइट? स्ट्रैटेजीज जहाँ पे हम बोलते हैं कवर्ड कॉल, हम्म, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई, हम्म, स्ट्रैंगल। हम्म। तो ये देखो, ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप कि ये सब स्ट्रैटेजीज आपका अपसाइड कम करती है और डाउनसाइड प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज एक आर्बिट्राज प्लस टाइप की स्ट्रैटेजीज है। फॉर एग्जांपल आप कवर्ड कॉल भी खेल, अगर आप कवर्ड कॉल भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो हम आपके फंड में, तो आपकी आप खाली एक रेवेन्यू, ये आपका रिटर्न एनहांसिंग टूल है। लेकिन यहाँ पे लेवरेज अलाउड नहीं है, विच मीन्स कि मैं अगर कोई भी स्ट्रैटेजी करूँ तो मेरी 100 रुपीज में से पार्ट पार्ट ब्लॉक होते जाएगा और मैं आर्बिट्राज प्लस टाइप के रिटर्न्स कमाऊंगा। बट जैसे मैंने आपको समझाया कि ये कैटेगरी में मेरे पास लॉन्ग ओनली एक बेंचमार्क को बीट करना है, विच मीन्स आई हैव टू लुक फॉर रिटर्न्स, आई हैव टू लुक फॉर अल्फा इज एन इक्विटी काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। तो वो सब स्ट्रैटेजीज हम नहीं यूज करेंगे बिकॉज वो हमारा रिटर्न कैप कर देंगे। हमारा जो स्ट्रेंथ है फंडामेंटल इन नेचर, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस आइडेंटिफाई करना, हम पूरे टाइम उस पर करेंगे और हमारा हमेशा एफर्ट रहेगा कि हम रिटर्न एनहांस करें। वी ट्राई टू बीट द इंडेक्स। ओके, आई अंडरस्टूड। तो जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपका एसआईएफ का लॉन्ग पोर्टफोलियो, तो हाँ जी। हाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्लैगशिप प्रोडक्ट विच यू मेंशन कि आप जो भी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं अभी एज ए फंड मैनेजर, लाइक फोकस फंड एटसेट्रा? करेक्ट, करेक्ट। नहीं तो केयूर भाई, इसको ऐसा सोचना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में देखो बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट? फोकस फंड है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। तो हम्म, वो जैसी सब स्ट्रैटेजीज वैसी एक नई स्ट्रैटेजी उसके अंदर आ गई है, लॉन्ग शॉर्ट फंड। हम्म, और शॉर्टिंग एक ऑप्शन है। तो अगर आप पूछोगे क्या ओवरलैप रहेगा, तो जैसे कि हमारा एक रिसर्च कॉमन है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रेंथ ये होता है कि बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन है, तो हम्म, हमारी रिसर्च टीम काफी बड़ी होती है और हम्म, हमारा रिसर्च प्रोसेस काफी डीप होता है। हम्म, अनलाइक से एन AIF PMS, बिकॉज उनकी साइज एक छोटी होती है। हम्म, तो हमारा जो रिसर्च कॉमन है और उसी वही हमारा स्ट्रेंथ है। हम्म। तो तो जब हम अच्छे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, हाई कन्विक्शन कॉल्स होते हैं, तो हम वो रिप्रेजेंट अक्रॉस स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो ओके, टिपिकली आप देखोगे तो 30 to 50% ओवरलैप होता है हमारी स्ट्रैटेजीज में, बिकॉज हमारा रिसर्च कॉमन है और अच्छी आइडियाज हम अक्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाकी जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप देखोगे तो वो डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ द फंड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मल्टी कैप रन कर रहा है तो उसका मैंडेट ये रहेगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में उसको मिनिमम 25 रखने हैं। तो इसके लिए वो डिफरेंट होता है। फोकस में 30 स्टॉक्स रहते हैं। फ्लेक्सी कैप इज मोर फ्लेक्सिबल विच इट कैन टेक। सिमिलरली दिस फंड ऑल्सो विल बी डिफरेंट इन द सेंस दैट इट हैज द पोटेंशियल टू शॉर्ट।
या फ्लेक्सी कैप और ये फंड में थोड़ा ओवरलैप ज्यादा होगा, लेकिन जब भी वीक मार्केट्स आएगी, वीक बिजनेसेस आएंगे, तो फ्लेक्सी कैप उसको शॉर्ट करके पैसा नहीं कमा पाएगा, वेरेस ये जो फंड है वो शॉर्ट करके पैसा कमा पाएगा। तो ये एक जो ऑप्शन ऑफ शॉर्टिंग है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। और केयूर जी, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो आप एक लार्ज कैप फंड के बारे में सोचिए। लार्ज कैप फंड क्या बोलता है कैटेगरी, कि यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% इन लार्ज कैप हम्म। एंड 20% यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, फंड मैनेजर डिसाइड करे मिड स्मॉल लार्ज जो उसको लेना हो, अल्टीमेटली आप इंडेक्स को बीट कीजिए। अभी वो एनालॉजी हम ये फंड के साथ कंपेयर करते हैं। ये फंड ये क्या बोलता है कैटेगरी, ये बोलता है कि लॉन्ग शॉर्ट फंड है, यू हैव टू एटलीस्ट बी 75% लॉन्ग, रिमेनिंग 25% आप डिसाइड करो आपको लॉन्ग होना है कि शॉर्ट होना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है एक फंड मैनेजर के लिए, बट अल्टीमेटली दोनों में लॉन्ग ओनली इंडेक्स है जिसे बीट करना है। सो मेरा कंक्लूजन ये है आपके लिए कि इस कैटेगरी को भी आप ऐसा सोचिए कि अलोंग विद दी सो मेनी कैटेगरीज दैट आर अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड, ये एक अनदर कैटेगरी आ गई है जहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है शॉर्टिंग की। वो फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्टिंग की दी गई है टू एनहांस द रिटर्न्स। आप वो जबरदस्ती शॉर्ट करके अगर रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे। तो थिंक अबाउट इट लाइक दैट सर। ओके, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन देन आई विल ओपन फॉर द पार्टनर। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, हम जो हाँ बात जी। करेंगे वो हमारा मेन फोकस रहेगा अपसाइड कैप्चर करने के लिए, कि जहाँ पे हम टारगेट करेंगे कि इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा है उसे 2 या 3% का अल्फा लॉन्ग टर्म में जनरेट करे, इफ आई एम राइट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग या शॉर्ट वो आप डिसाइड करो जहां रिटर्न बन रहा हो। हम्म। ओके। सो लेट मी ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। दीपक जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Invesco Focus Fund, I have observed that in the bad market, यस। the fund does not perform better. So if you see 2022, it has given -9% as against 5%. In 2025, it was -7% as against 7% positive return of the benchmark. So करेक्ट। on the mutual fund side, why it is not able to protect downside, and whether the same situation will change if the same investor invests in the SIF. नो, वेरी गुड क्वेश्चन दीपक जी। सो यू आर राइट, फोकस फंड के ऐसे 2 साल गए थे जहाँ पे अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क मैसिवली। सर, दिस इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। वहाँ पे वी हैव टू टेक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, वी कांट बाय मोर देन 30 स्टॉक्स। और हम तो और भी कॉन्सेंट्रेशन खेलते हैं, वी बाय 20 to 25 स्टॉक्स। तो जब भी सर 4-5 स्टॉक अगर ठीक नहीं करते तो सडनली यू सी दैट 15% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज नॉट डन वेल, एंड दैट्स वेयर द अंडर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो मैसिव। एंड लाइकवाइज जब पोर्टफोलियो अच्छा करता है, जब वो बिजनेसेस ठीक करते हैं, तो अगेन द इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट अक्रॉस साइकिल फिर रिटर्न्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड इसके लिए अगर आप इसका लॉन्ग टर्म केगर देखोगे, 3 इयर्स और 5 इयर्स, 3 इयर्स मुझे ध्यान है 20% केगर है फोकस फंड का। तो ऐसा आप एक या ऐसे ऐसे बीच में कभी एक आधा साल या 9 महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़े स्टॉक्स ठीक नहीं करते हैं, तो वी कांट डू मच अबाउट इट, बिकॉज फिर अगर हम बिकॉज वी एज वी कांट डाइवर्सिफाई देयर, तो वी प्ले कॉन्सेंट्रेशन। तो ये नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है जहाँ पे यू हैव टू लुक एट रोलिंग 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, और उसके आप फोकस फंड के रिटर्न्स देखोगे तो वो काफी स्ट्रांग है। और रही बात ये कैटेगरी की, तो यू आर राइट सर कि जैसे वो पीरियड्स आते हैं जहाँ पे मार्केट्स अंडर परफॉर्म करता है, जो मैंने मेरे चार्ट में बताया, दो पिंक सर्कल्स इन अ स्ट्रेट लाइन चार्ट, वो वीक पीरियड्स होते हैं, तो उसमें हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स मैक्सिमम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट दे कांट मेक मनी ऑन द डाउन साइड। लेकिन ये कैटेगरी वो एडवांटेज उठा सकती है कि अगर हमने कुछ आइडेंटिफाई किया बिफोर मार्केट आइडेंटिफाइज, आई रिपीट, बिफोर मार्केट आइडेंटिफाइज, देन वी कैन मेक अल्फा। Yeah, so net in SIF, you will be selling those stocks even though they are good stocks, right? But if you Yes, know that in next 6 months, 9 months, the price movement will not be there on upper side, then in SIF you will sell, whereas in mutual fund you will not sell. करेक्ट। आई कैन नो, सो आई कैन सेल इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग ओनली में भी मुझे रिटर्न्स तो प्रोटेक्ट करने हैं ना। तो अगर मुझे कोई ऐसा बिजनेस लगा जो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए मेरे फ्रेमवर्क में, कि वैसे बिजनेसेस विच आर कमिंग अंडर प्रेशर, तो आई विल सेल इन द म्यूचुअल फंड टू अवॉइड डाउन साइड। लेकिन टू मेक मनी ऑन द डाउन साइड, नेकेड शॉर्ट आई कैन डू ओनली इन दिस कैटेगरी। Okay, got it.
And second, in this fund, what will be the approximate allocation between large, mid, and small cap? So as I said, that this is a flexi kind of an approach. We will go strictly bottom up. If we identify good businesses in mid, small, or anywhere, we are flexible to choose that. But as of now, the model portfolio that I have, we have 50% large cap and 20 and remaining 50 is between mid and small cap. What is the number of Oh, stocks you are planning? So Keur bhai, typically, as I said, that our strength is research, and we do a lot of research, and that is why we also have relatively higher conviction on the names that we buy, and that's why typically our portfolio is never very long-tailed. As I said, focus 30 stocks allow करता है, but today we have only 24 or 25 stocks. My large cap fund has only 50 stocks that I manage. So that is why we don't have a long tail. Even in this, as of now, the model portfolio that I have, there are only 50 stocks. 50. 50. Yes. ओके, ओके, यस प्रमोद जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि एसआईएफ का जो मैंडेट है बेसिकली वो शॉर्ट का है कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन फर्स्ट है और रिटर्न इनहेंसर सेकंड है। लेकिन जो कम्युनिकेशन हुआ है उसमें तो ये लग रहा है कि मतलब देयर मेन फोकस ऑन रिटर्न मैक्सिमाइजर, नॉट डाउनसाइड प्रोटेक्शन। नहीं सर, जो आपने पॉइंट बोला वो एकदम फेयर है, लोगों के दिमाग में वैसे आता है सर। पर लेकिन आप ये भी सोचिए कि एसआईएफ में खाली इक्विटी कैटेगरी नहीं है, हाइब्रिड कैटेगरी भी है। तो वो जो हाइब्रिड कैटेगरी है, एसेट एलोकेटर और वो सब, वो आपको दैट कैटेगरी इज वेल पोजिशन टू इंश्योर दैट यू मिनिमाइज योर डाउनसाइड इवन इफ रिटर्न नहीं बने तो। और फॉर एग्जांपल, अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड देखो, हाइब्रिड कैटेगरी, तो हाइब्रिड कैटेगरी का ये काम होता है टू प्रोटेक्ट डाउनसाइड, बट ये है इक्विटी कैटेगरी, और हमें एक लॉन्ग ओनली इंडेक्स दिया गया है एज अ बेंचमार्क। So then I have to run it like that, and that's why this is an equity plus kind of a fund. सर हाइब्रिड, जब हम हाइब्रिड लॉन्च करेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा जहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्ट करेंगे। तो हितेन सर इसी से रिगार्डिंग ये है कि फिर तो देन अगर मैं इसकी बजाय तो देन वाई विल नॉट गो फॉर नॉर्मल फ्लेक्सी कैप, तो उसमें तो मेरे को कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है दोनों में आपका, क्योंकि वहां भी लॉन्ग ओनली है, यहाँ भी लॉन्ग ओनली होगा। नहीं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब मार्केट्स बिजनेसेस खराब मिलेंगे तो एक फ्लेक्सी कैप वो बिजनेस बेचेगा, लेकिन ये फंड शॉर्ट करके पैसा कमा सकता है। वही इसका मेजर डिफरेंस है ना सर। और ओके। जो बोल के नहीं आता है, जहाँ पे मुझे लॉन्ग ओनली अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, वहां पे जब मुझे शॉर्ट में ज्यादा आइडियाज मिल रही है, जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, तो ये फंड उसका एडवांटेज ले सकता है। अच्छा, थोड़ा इसका बेसिक डिटेल भी आपने पीपीटी में नहीं दिखाया, मतलब इसका क्या एग्जिट लोड होगा, कितना, मतलब वो सारी चीजें जैसे एक जनरल फीड पीपीटी दिखाते हैं ना प्रोडक्ट की डिटेल की, हाँ जी, हाँ जी। वो आपने शेयर नहीं करा आज। वो कर ठीक है, देंगे नहीं प्रमोद तो। जी, वो कर देंगे हाँ। आपको पीपीटी शेयर। मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन है नितिन जी, क्योंकि हाँ जी। हमने काफी सारे इक्विटी फंड मैनेजर को सुना है, तो वहां पे उनका ये कहना है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग तो ऑप्शनल है, बट प्राइमरी वो अपना करेक्ट। पोर्टफोलियो को आर्बिट्राज कर देते हैं। जैसे कि अभी मार्च मंथ में वॉर स्टार्ट हुई, एक फंड मैनेजर ने क्या किया, उसका 53% नेट इक्विटी एक्सपोजर था, उसने अपना एक्सपोजर इमीडिएटली दस हाँ परसेंट जी। कर दिया। तो ऐसा हमारा कोई प्लान है कि जहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग तो लॉन्ग टर्म की बात हुई, बट मुझे समझो डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है। मुझे लगता है नेक्स्ट 1 मंथ में कुछ वॉलिटिलिटी ज्यादा आएगी और ज्यादा हाँ जी। पॉसिबिलिटी है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को या स्टॉक को आर्बिट्राज कर दूंगा। नहीं तो केयूर भाई, नहीं, इंटेंशन वो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, जस्ट अगर आपका ही पूछ रहा हूँ। हम इसलिए हाँ, पूछ रहे हैं कि हम समझना चाहते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन करके कि भाई हम यहाँ पे आर्बिट्राज भी नहीं करेंगे, कवर्ड कॉल भी नहीं करेंगे, हम 75% लॉन्ग रहेंगे और 25% हमारे पास ऑप्शनल शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग सेलिंग रहेगा। परफेक्ट ना? करेक्ट। नहीं, परफेक्ट बोला केयूर भाई आपने। तो अगर मैं हेज कर लेता हूँ तो वो तो मेरा आर्बिट्राज पोर्शन हो गया। तो मुझे यहाँ पे आपका मुझे लॉन्ग ओनली इंडेक्स को बीट करना है, मुझे यहाँ आपको आर्बिट्राज रिटर्न्स नहीं देना है। सो यू आर राइट परफेक्ट, केयूर भाई। परफेक्ट। नीलेश, आप पूछ सकते हैं, नीलेश भाई। हाँ, हेलो, हाय, थैंक यू हाय फॉर हाय टेकिंग द नीलेश क्वेश्चन। भाई। अभी तक यस। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एंड अराउंड इज, अभी तक 8 या। लॉन्ग शॉर्ट फंड्स लॉन्च हुए हैं, राइट, फ्रॉम हाँ क्वांट जी। से लेके लास्ट जो भी लॉन्च हुए हैं। हाँ सारे जी। के परफॉर्मेंसेस देखेंगे ओवर अ मंथ और 3 मंथ, दे आर ऑल वेरिंग अ लॉट। जैसे अभी यस। बेस्ट परफॉर्मिंग जो है अभी तक गया है क्यू सिफ का, गया इन द लॉन्ग शॉट ओवर अ मंथ एंड सिंस इंसेप्शन।
हाँ अराउंड जी 6-7% सिंस इंसेप्शन एंड मंथ में 2% डाउन है. सिमिलरली हाँ जी जस्ट एक नॉलेज के लिए कि हाँ जी अभी डिविनिटी करके जो फंड गया वो 4% एक महीने में डाउन है एंड 7% नियरली डाउन और 6% नियरली डाउन सिंस इंसेप्शन. तो कोई हाँ ऐसा जी बेंचमार्क होगा क्या इसमें कि ये स्टॉप लॉस, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये स्टॉप लॉस में ही तो ज्यादा रिस्क हो रहा है ना. लॉन्ग में हम्म, तो आज नहीं तो कल आपने रिसर्च किया तो फंड तो अच्छा ही करेगा. शॉर्ट में हाँ जी 35% स्टॉप लॉस इज अ वेरी वेरी हाई स्टॉप, मतलब वो रेट में तो निकलना भी मतलब ही नहीं है ना, रादर देन एवरेजिंग आप तो एग्जिट करेक्ट कर जाओगे. आई एम करेक्ट जस्ट नॉट गेटिंग अराउंड कि इतना वेरिएशन है तो कोई एक तो इंडेक्स नहीं है टू बेंचमार्क. हाउ डू आई कन्विंस माई क्लाइंट कि भाई इस तरह का परफॉर्मेंस है बिटवीन 7 और 8 लॉन्ग शॉर्ट फंड्स एंड द स्टॉप लॉस वेरीज फ्रॉम एवरी फंड टू फंड, मतलब आइदर इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं या स्टॉक्स को कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है. नहीं आपने सही इफ यू कैन वेरी जस्ट गुड गाइड. क्वेश्चन या वेरी गुड क्वेश्चन नीलेश जी so you are right this is slightly open to interpretations and it is important that you understand what is the fund manager's mindset and how is he positioning the fund. तो जैसे आपने एकदम सही बोला कि कोई बेंचमार्क नहीं है जब व्हेन आई वाज आल्सो सिटिंग एंड ट्राइंग टू सी दैट हाउ दिस कैटेगरी इज देयर आई एक्सप्लेन्ड यू दैट सेबी हैज गिवन मी अ बेंचमार्क टू बीट एंड दैट इज अ लॉन्ग ओनली इंडेक्स. And that is why just because I'm running a long short fund, I don't have to prove to Nilesh bhai that देखो मैंने short किया, देखो मैंने long किया. Ultimately, I have to deliver returns. I have to focus on the index. So अगर मैं long करूँ के short करूँ, that Nilesh bhai or an investor should not be worried. He should because that is the nature of the fund. It's a flexi cap with even more flexibility of shorting. And that's where you will have to see what is the fund manager's mindset and how is he positioning the fund. And in terms of returns, of course, you will have to evaluate him for slightly longer term because only when you see a good cycle and a bad cycle, which can generally take, say, 1 to 3 years, that will be a good time to evaluate the performance of the fund. And I think a short term will never give you the right picture. I think at this point in time, it's more important that you understand what is the fund manager, how is the fund manager thinking about the fund, and how nicely. I mean, is it very clear or not? The positioning should be clear. That is how you can नहीं, evaluate today, तो sir. जस्ट अ फॉलो अप पार्ट कि अगर आपका Yes. सपोज 1,000 crores का AUM हो जाता है, हाँ जी. 75% is going to be long only, like how you have in Yes. focused of flexi cap. तो is there a Yes. way that the client can see कि ये 75% what it's beating the index in terms of the long side and separately on the short side for understanding the alpha that is getting generated? Is there a way that returns can be segregated and given or नहीं, the breakup? नहीं, नहीं. So I said there is no long short index that you will compare. No long short index with the long portion of your portfolio which mirrors the flexi cap or the index on the long side, and on the हाँ. short side the additional alpha that you are generating. नहीं, so that's what I'm तो saying. रिटर्न तो You टोटल will हो not. जाएगा ना, वी विल नॉट नो हाउ मच इज कम फ्रॉम शॉर्ट, हाउ मच इज कम फ्रॉम लॉन्ग. No, you are right, and that is why you will have to evaluate the fund as a with a long only index. So what is the category saying? The category is saying that shorting not compulsory. I will not evaluate you separately on how well you short. I'm giving you that option. You use it appropriately, but ultimately try to beat the index, which even a long only index beats. बट 25% से ज्यादा तो शॉर्ट नहीं जा सकते हैं ना. बिल्कुल नहीं जा सकते. सो वो हाँ. 25% की ही फ्लेक्सिबिलिटी दी है आपको. ओके सो यू ओके. कांट इवेल्युएट के मैं वो 25% शॉर्ट कैसे कर रहा हूँ. अब आई एज अ फंड मैनेजर कैन नॉट कम टू यू एंड से दैट नो सर नो आई डिड वेल ऑन लॉन्ग ओनली साइड बट शॉर्ट साइड में आई डिड नॉट डू वेल नो सो अल्टीमेटली. लॉन्ग आई मेड मे बी 15%, शॉर्ट में वी मेड लेस 3%, ओवरऑल एवरेज अपना इतना हो गया, ऐसे कोई ब्रेकअप नहीं आएगा इसमें. नहीं आएगा नहीं आएगा. ओके फाइन. नो थैंक यू सो मच. थैंक यू. या या क्लियर. Hello. Yes, Mehul bhai. या I'll take this as the last question. I have another call. Yeah, no problem, no Fine. problem. Sure. Thanks Keyur bhai. Hello. So my हाँ जी. question is on the sorting side. So this sort can also be utilized to capture the gain upside. My question is sorting puts. So instead of buying a cash stock, can we short the put? And that No, is you can short a put, but the entire notional value will be considered as part of your AUM. When I said that leverage is not allowed, so if I short a put, the entire notional value will get blocked in my AUM. In my AUM, you okay. can do it. So Yeah, that 25% will be that will be a part of 25% sorting, right? notional. Yeah, notional will be part of that 25, not only the premium of the put that I'm selling. Okay, understood. Thank you.
Thank you, Hiten bhai, for your insightful presentation and the query solving. I am sure that uh, it will help us to better understand the product. And partners, I'll be sharing the PPT soon to you end of this session. And if you have any question, okay, we'll discuss one-to-one basis. Thank you very much, Hiten bhai. Thank you, everyone. Bye. Yeah, Thank you, Joel bhai. Looking forward for your support. So we'll continue, partner. So please. Okay, so let quickly summarize the discussion. What I understand from the presentation, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि ये जो समिट इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है जिसमें 75% स्टैंडर्ड लॉन्ग रहेगा, 25% जो है वो फंड मैनेजर वहां पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यूज करेगा कि उसको वहां पे आइदर शॉर्ट कॉल लेना है या शॉर्ट कॉल अवेलेबल नहीं है तो वो वहां पे लॉन्ग कॉल लेंगे। और यहाँ पे जो रिपीटेड डिस्कशन में हमें समझ में आया कि फंड मैनेजर का टारगेट जो है वो बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन की जगह पे कहीं ना कहीं बेटर अल्फा जनरेट करने का है कि क्लाइंट जो आपका चाहता है कि 5 साल के बाद उसको एक अच्छा रिटर्न मिले जो इंडेक्स को बीट करे। ओके, बट यहाँ पे हम एक ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड रहता है, तो यहाँ पे लॉन्ग के साथ 25% ऑप्शनल शॉर्ट वाला आपके पास ऑप्शन है, यानी कि चॉइस है आपके फंड मैनेजर के पास कि 25% अप टू नेकेड शॉर्ट सेल करके भी वो यहाँ पे आपका लॉन्ग से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकता है, बट नॉट नेसेसरी ऑन अ मंथ ऑन मंथ। बट हम टारगेट कर सकते हैं कि 5 साल के होराइजन पे हम 75% लॉन्ग और 25% ऑप्शनल शॉर्ट वाला प्रोडक्ट लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली हम इंडेक्स प्लस 1 और 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी कोई बाकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे फंड मैनेजर यूज नहीं करने वाले, जैसे कि नॉर्मली हमने देखा है कि आर्बिट्राज करते हैं, फंड हेज कर लेते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन करने के लिए, या कवर्ड कॉल यूज करते हैं, तो वो सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। इट इज अ प्लेन वेनिला लॉन्ग शॉर्ट फंड विथ इंटेंशन टू generate the better return in a long term horizon. So this is the about the fund. If I just summarize जो क्वेश्चन था एक दो प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से, या जो पूछ क्या क्या एनएफओ कब है, तो यहाँ पे आपको दिया ही है। तो आप देखेंगे कि आपके पास इक्विटी का एलोकेशन दिया हुआ है मिनिमम 80, ओके, और मैक्सिमम 100 रहेगा, और शॉर्ट रहेगा आपका 0 to 25 के बीच में। इनविट्स और डेट में भी 0 to 20 रह सकता है। आपका दोनों प्लान ऑप्शन है, 10 लाख इज द मिनिमम। एनएफओ इफ आई एम राइट कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, हम ये सेशन नेक्स्ट वीक का मतलब इफ आई एम राइट आई थिंक सेकेंड या थर्ड को आ रहा है, हम कह सकते हैं। और आपका एग्जिट लोड 0.5% है फर्स्ट 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ 0 एग्जिट लोड। सो होपफुली ये आप प्रेजेंटेशन में आपको शेयर कर दूंगा, लिखा है एनएफओ पीरियड इज 2 जुलाई टू 16 जुलाई। ओके, सो होपफुली दिस इज अ क्लियर टू एवरीवन। आई विल शेयर इन द कम्युनिटी। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो 5-10 मिनट पहले आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे एक्स टॉप 100 को कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक कैटेगरी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि आपकी क्वेरीज को बाद में लेता हूँ, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में जो मेरे पास शेयर करने के लिए है वो मैं शेयर करता हूँ, और उसके बाद 5:30 to 6 में आपकी जो क्वेरीज होगी वो हम लेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि क्वेरीज बाद में 1-to-1 हो जाएगी, और यहाँ पे हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 second, आई विल ओपन दी। सो स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, sir. Your screen is Okay. visible. या तो मैं यहाँ पे आपको जिन्होंने कहीं पे क्लासरूम अटेंड किया है या रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है पार्ट ऑफ रिवीजन होगा, और आपकी कुछ क्वेरी होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फोकस आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जो एक यूएसपी है। ओके, जो यूएसपी है हमारे पास इक्विटी में,
ओके, वर्सेस दी इक्विटी एसआईएफ में वर्सेस दी म्यूचुअल फंड इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास म्यूचुअल फंड में हमारे पास एक्स स्टॉक म्यूचुअल फंड में हमारे पास कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मिड स्मॉल कैटेगरी। ओके, और यहाँ पे एसआईएफ में जो हमारे पास कैटेगरी है उसको हम कहते हैं एक्स टॉप 100, जिसका मीनिंग होता है कि एक्सक्लूडिंग टॉप 100 शेयर्स, यानी कि आपके फंड मैनेजर बाय कर सकते हैं 101 से लेके एनी स्टॉक। ओके, एग्जांपल लेट्स से अप टू 1000। तो यहाँ पे पहला मेरा क्वेश्चन जो यूएसपी है एक्स टॉप 100 में, कि हमारे पास म्यूचुअल फंड में एक्टिव मिड एंड स्मॉल कैप का फंड अवेलेबल है, यस और नो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड में कोई एक्टिव मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप का फंड अवेलेबल है, यस और नो? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सर प्योर इक्विटी फंड नहीं है, लेकिन एक हाइब्रिड फंड है जो खाली मिड एंड स्मॉल और डेट फंड में पैसा डालता है। बाकी प्योर मिड एंड आई अंडरस्टैंड, वो अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, वो फंड तो है हाइब्रिड ही। ओके, हाँ बस है। तो वो मार्केटिंग जो है वो मिसलीडिंग है, सेबी की ओर से कोई कैटेगरी नहीं है। तो आपको समझाना है क्लाइंट को कि म्यूचुअल फंड में सेबी की ओर से कोई ऐसी एक्टिव कैटेगरी नहीं है जो मिड स्मॉल एंड माइक्रो का एक कंबाइन एक्टिव फंड है। ओके, तो यही बड़ी यूएसपी आपको सेबी ने दिया है एसआईएफ में। तो एसआईएफ में आपके पास एक्स टॉप 100 जो है वो आपके पास एक एक्टिव फंड है। ओके, जो आपका फंड मैनेजर मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। सो दैट इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपी कि इन म्यूचुअल फंड वी डोंट हैव अ एक्टिव कैटेगरी, okay, where we have a SIF X top 100 is the active category. सेकेंडली मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड में कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई मैं 5 लाख मिड कैप में डाल दूंगा और 5 लाख स्मॉल कैप में डाल दूंगा, एग्जांपल हो गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या आया है पास्ट में, क्योंकि हमें सबको पता है 2020 के बाद मिड एंड स्मॉल कैप जो है उसके रिटर्न फैंटास्टिक आए 2024 तक, और काफी सारे फंड फ्लो जो है स्क्यूड हुए टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप। तो आपका जो पास्ट है वो डिफरेंट है, फ्यूचर इज डिफरेंट। तो मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि जो पॉपुलर फंड है, पॉपुलर फंड जिसको हम मिड कैप फंड कहते हैं या स्मॉल कैप नाम दिया है, XYZ AMC डी ABC AMC एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तो वहां पे फंड की साइज 10,000 करोड़ प्लस 25,000 करोड़ प्लस हो गई है। और बिकॉज ऑफ दे हैव एज पर दी सेबी गाइडलाइन मिड कैप में उनको 101 से लेकर 250 में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में उनको 251 से लेकर 500 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। सो नाउ दिस मिड एंड स्मॉल कैप फंड, ओके, विच आर दी ओवर डाइवर्सिफाइड। ओवर डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि एक मिड कैप फंड है उसमें 100 स्टॉक है, या एक स्मॉल कैप फंड है उसमें आपके 150 प्लस स्टॉक है। इसका मतलब आप एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड का कॉम्बो बनाते हैं, आपके हिसाब से एक पॉपुलर मिड कैप फंड ले लिया, एक पॉपुलर स्मॉल कैप फंड ले लिया, तो इसका मतलब आपके पास 250 स्टॉक हो गए। आउट ऑफ 500 स्टॉक 250 स्टॉक्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके मिड एंड स्मॉल कैप फंड जो है वो इनडायरेक्टली इंडेक्सिंग जैसे फ्यूचर में रिटर्न देंगे, या इंडेक्स प्लस 1 और 2 से ज्यादा अल्फा नहीं आएगा। तो पास्ट में जो अल्फा आया वो बिकॉज ऑफ दैट कि उनका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड था, उनके पास जो थे वो स्मॉल AUM था। ओके, और इतना सेबी का कैटेगराइजेशन का प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए उन्होंने एक अच्छा अल्फा जनरेट किया 4% 5%। बट सेकंड यहाँ से लेके फ्यूचर में क्या हो गया कि अभी ये मिड एंड स्मॉल कैप जो है ओवर डाइवर्सिफाइड है बिकॉज ऑफ दी लार्ज AUM। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका रिटर्न जो है नेक्स्ट 5 ईयर में इंडेक्स प्लस 1 और 2% ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा अल्फा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि आपका SIF में जो
एक्स टॉप 100 होगा उसमें आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्मॉल एयूएम है, ओके, मे बी 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ एग्जाम्पल. सो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो स्टार्टिंग भी मे बी 35 टू मे बी 80 स्टॉक्स एग्जाम्पल. तो ये एक बड़ा एडवांटेज हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का. सो वी कैन जनरेट द अल्फा. थर्ड, सबको पता है कि म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, जहां पे एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका 95 टू 99% जो है इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक्स में रहता है अक्रॉस द मार्केट साइकिल, अक्रॉस द मार्केट साइकिल. जबकि यहाँ पे आपके फंड मैनेजर क्या कर सकते हैं, वो हेज कर सकते हैं या अपना पोर्टफोलियो में नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. तो उनके पास जो है लीवर है या उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपना जो है इक्विटी एयूएम को 50% से लेके 100% के बीच में रख सकते हैं. स्मिड का इक्विटी एयूएम जो है यानी कि इक्विटी एक्सपोजर है वो नेट इक्विटी एक्सपोजर 50 टू 100% के बीच में कर सकते हैं. जबकि यहाँ पे एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 95 टू 99% रहेगा. तो कहीं ना कहीं 3 बेनिफिट मैंने समराइज किया. पहला बेनिफिट मैंने ये बताया कि म्यूचुअल फंड में आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप की एक्टिव कैटेगरी नहीं है, जबकि आपके पास एसआईएफ में मिड एंड स्मॉल एंड माइक्रो कैप की एक एक्टिव कैटेगरी है जिसको हमने नाम दिया है एक्स टॉप 100, विच इन्वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 101 टू 1000. फंड मैनेजर विल डिसाइड whether they want to keep mid and small, mid small micro example depend on the fund, we'll discuss also. Secondly, हमने देखा कि जो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलर म्यूचुअल फंड में, तो चांसेस है कि उनका बहुत बड़ा एयूएम है, इसकी वजह से उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, ओवर डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं. जैसे कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो रिटर्न आएगा वो इंडेक्सिंग 1+2 जितना ही आएगा रिटर्न, ओके. तीसरा यहाँ पे दूसरा इसका सामने हमने देखा कि एसआईएफ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा बिकॉज ऑफ स्मॉल एयूएम. तीसरा हमने देखा कि एमएफ जो है लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, तो अक्रॉस द मार्केट साइकिल दे stay invested into the long only stocks where your fund manager depend on the strategy. They can hedge the fund, arbitrage कर सकते, naked short selling कर सकते, they can reduce their equity exposure maybe up to 50%. तो हम यहाँ पे क्लाइंट को ये समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और अभी हमें सबको पता है कि रिकवरी स्टार्ट हुई है मार्केट में. रिकवरी स्टार्टेड विद द स्मॉल मिड राइट नाउ बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं एफआईआई जो है उनके पास लार्ज कैप स्टॉक्स है एंड वो कंटिन्यूस बेच रहे हैं या वो बेच सकते हैं फ्यूचर में. जबकि स्मॉल एंड मिड कैप का जो प्ले रहता है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड रहता है. कहीं ना कहीं वहां पे जो है एफआईआई के पास स्टॉक्स नहीं है, तो वहां पे इतना सेलिंग का प्रेशर्स आगे नहीं आ सकता है. और हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 साल में स्मॉल एंड मिड कैप माइक्रो कैप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है. तो ये कंडीशन में आप अपने क्लाइंट को एक एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन दे सकते हैं एसआईएफ के थ्रू एक्स टॉप 100 का. आपके क्लाइंट के पास बहुत ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में है म्यूचुअल फंड में, तो पार्ट ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो रीबैलेंस. Okay, someone is having a 50 lakh rupees in mid and small cap category example. So out of 10, 15, 20 lakh rupees can be withdrawn as a part of the rebalancing, as a part of LTC tax harvesting. Okay, or maybe some underperforming or outperforming fund can be withdrawn and put it into the X top 100. तो यहाँ पे हम broadly 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, उसके बाद में एक साथ आपके क्वेश्चंस लूंगा. तो यहाँ पे जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आईसीएफ एक्स टॉप 100 जो फंड है उसका मेन यूएसपी है लोअर वॉलेटिलिटी. तो ये फंड ये कहता है कि हम टारगेट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप जैसी वॉलेटिलिटी को. ओके, क्योंकि नरेन का ये कहना है कि काफी सारे इन्वेस्टर मिड एंड स्मॉल कैप में आते हैं, ओके, और बाद में वॉलेटिलिटी को देख के वो पैनिक होके एग्जिट कर जाते हैं. तो हम ये प्रोडक्ट में हम टारगेट कर रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप जो है उसकी जो वॉलेटिलिटी है उसे 30 टू 40% वॉलेटिलिटी हम कम टारगेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू दी हेजिंग एंड नेकेड शॉर्ट सेलिंग. हमारा नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है मूव हो सकता है बिटवीन 50 टू 100%. इफ small and mid cap is undervalued, then it can go to up to 100%. If small and mid cap overvalued,
then balance 0 to 35% can be invested in large cap also as per SEBI guideline. It could be invested into the debt product also. या यहाँ पे हम मिड कैप में क्या कर सकते हैं, हेजिंग भी कर सकते हैं एंड नेकेड शॉर्ट सेलिंग का भी हमारे पास ऑप्शन मिल सकता है. I'll just quickly open the डिटेल. तो जो मैंने बताया कि मेन यूएसपी जो है वो लोअर एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स, टारगेट रिस्क लोअर वोलेटिलिटी लाइक फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट. ओके, रिस्क टॉलरेंस डेफिनेटली हाई रहेगा. टारगेट रिटर्न यहाँ पे वो बीट करने की कोशिश अभी नहीं बात कर रहे. देयर टारगेट इज टू बेसिकली गिव दी स्मॉल मिड कैप इंडेक्स काइंड ऑफ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years. एसेट एलोकेशन मैंने बात कर ली, मिनिमम 65 to 100% क्या रह सकता है आपका मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर रह सकता है. 0 to 35% आपका लार्ज कैप का. एक्सपेक्टेड नेट इक्विटी एक्सपोजर 50 to 100% यूजिंग आर्बिट्राज एंड शॉर्ट सेलिंग. डेट भी आपका 30% अप टू रह सकता है. उसका भी एक वीडियो अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं. लेट मी जस्ट कंक्लूड द सेकंड प्रोडक्ट एंड देन आई विल टेक इट योर क्वेरी. सेकंड जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एसआईएफ में फ्लेक्सिबिलिटी है. ओके, आप ये कह सकते हैं कि आईसीएफ और क्यूसीएफ दोनों यही थॉट प्रोसेस पे काम करेगा. ओके, बट अल्टीवा का जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली डिफरेंट थॉट पे काम कर रहा है. तो अल्टीवा का ये कहना है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पीएमएस फ्लेवर देना है, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर मिड स्मॉल माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पीएमएस टाइप के रिटर्न वो जनरेट करे उनके मिड स्मॉल माइक्रो कैप. But for that they need to invest a 50 lakh rupees investment. So here their objective is that in a 10 lakh rupees they like to give a PMS flavor concentrated portfolio of 30 to 45 stock with alpha generation. Target risk उनका जो है 90% any point of time long only portfolio which is a mid small and micro cap, 10% only short और arbitrage. कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने लिखा है सिंप्लिसिटी में index plus 2, but it could be higher than that only because 90% is long only portfolio. Tax efficiency we know, asset allocation already we have discussed. Okay, and they have hired the one fund manager Nikhil Gada who is having the PMS experience with the Abacus. So now let me open for the question. यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा. ओके कि भाई आपकी कुछ क्वेश्चंस है एक्स टॉप 100 में. मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड किया. एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव है कि आपकी वोलेटिलिटी लोअर हो जो आपका आईसीएफ और क्यूसीएफ में होगा. ओके, और दूसरा पार्ट में हमने अल्टीवा डिस्कस किया. तो कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हेलो. हाँ बोलिए ना. हाँ सर, मुझे इसमें एक ये लग रहा है जैसे एफएनओ की जो टोटल यूनिवर्स है वो 200 स्टॉक्स है. 200 स्टॉक्स है, उसमें आप 100 निकाल दीजिए टॉप. हम टॉप 100 के 100 एफएनओ है. बैलेंस मिड एंड स्मॉल में सिर्फ 100 ही बचते हैं. I think ये कैटेगरी के लिए शॉर्टिंग भी करना इतना इजी नहीं है इन लोग के लिए. जैसे एयूएम ग्रो होगा और सब लोग अभी शॉर्टिंग की सपोज 20 स्टॉक आइडेंटिफाई हो गए सबके पास, तो सब लोग एक ही स्टॉक में शॉर्ट करने बैठेंगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं. तो मुझे लग रहा है जैसे एयूएम ग्रो करेगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज में कम होती जाएंगी, बिकॉज अपना मार्केट इतना लिक्विड भी नहीं है एफएनओ मार्केट. तो ये एक चैलेंज हो सकता है उनके लिए. एफएनओ मार्केट जो है 400 टाइम्स ऑफ कैश मार्केट है. जितना एफएनओ मार्केट लिक्विड है इतना वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है. इंडिया जो है आप कैश मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका 400 टाइम्स ट्रेड जो है एफएनओ में होता है. तो मैंने आपको समराइज करूं तो मैंने वही बताया कि स्मॉल मिड कैप में जो आईसीएफ और क्यूसीएफ जो है दोनों का थॉट ये रहेगा कि वो मिनिमम 50% तो नेट इक्विटी रखेंगे. ठीक है ना, जीरो करने की बात नहीं कर रहे. ओके, बट कहाँ से मैं इक्विटी कम कर सकता हूँ? तो मैं अपना 35% डेट में डाल सकता हूँ. मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल माइक्रो कैप ओवर वैल्यूड है तो आई कैन गो अप टू 35% डेट. ओके, लार्ज कैप पे भी करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल. सेकेंडली, आपने खुद ने बताया कि 200 स्टॉक्स एफ एंड ओ में है. इसका मतलब मिड कैप में मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना शॉर्ट करने की या हेज करने की. तो देखिए यहाँ पे पहले हेज करना होता है. हेज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक मिड कैप स्टॉक है वोल्टास एग्जांपल, और मुझे लगता है कि वोल्टास का नेक्स्ट 3 मंथ का कुछ रिजल्ट खराब आ सकता है कंपटीशन की वजह से या कोई भी रीजन से. तो मैं उसको कैश मार्केट में सेल करने की जगह पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ,
आर्बिट्राज कर दूंगा, यानी कि मेरे पास 1 लाख शेयर है, उसका ही 1 लाख शेयर का मैं फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा। उसे क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट 1 मंथ में कितना भी नेगेटिव रिटर्न आएगा वोल्टास में, तो मुझे मेरे लिए कोई लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसको आर्बिट्राज कर दिया। आई विल अर्न अ 0.6% रिटर्न विच इज आर्बिट्राज रिटर्न। उसके बाद दूसरा आता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि मैंने कोई ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई किया मिड कैप में जो मेरे पास पोर्टफोलियो में नहीं है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ऐसे ही, ओके, जैसे कि कोई फार्मा कंपनी मैंने डिसाइड किया, ओके, जिसका मुझे लगता है कि कुछ फंडामेंटल, या मैंने स्विगी का एग्जांपल लिया, ओके, आई डोंट नो वेदर स्विगी इज देयर और नॉट एफ&ओ, बट एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए कि भाई मिड कैप में एक स्विगी है या जोमेटो है, एग्जांपल जोमेटो लार्ज कैप में आ गया है, बट मैं स्विगी का एग्जांपल लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो करेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। 400 का स्टॉक अभी 250 हो गया है, और अभी कंपटीशन बहुत हॉट अप हो गई है क्विक कॉमर्स में, तो वो फर्दर डाउन जा सकता है 10-20%। तो मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकता हूँ जो मेरे पास नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों में करके मैं टारगेट करूंगा कि मेरा नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या हो सकता है आर्बिट्राज, और सेकेंड शॉर्ट सेल करके मैं अपना इक्विटी एक्सपोजर को अप टू 50% लेके जा सकता हूँ, ओके, विच इज अ core thought of ICIF and QCIF, okay, to reduce the drawdown. Hopefully you understood, Mehul bhai. Yes, yes. Okay, नीलेश भाई आप बता सकते क्वेश्चन। सर एक ही क्वेश्चन था, हाँ ये बोलिए अभी फंड्स में 75% लॉन्ग और 25% शॉर्ट है, तो कोई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मैट्रिक्स तो अप्लाई नहीं होगा इसमें, जैसे हम म्यूचुअल फंड में पीटीआर देखते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक यहाँ पे होगा? दैट इज वन। सेकेंड, अगर मैं शॉर्ट किया और मार्केट में 10% गिर गया जनरली, तो मेरा लॉन्ग का पोर्टफोलियो तो गिरेगा ही, बट मेरा शॉर्ट का एक्सपोजर 40% हो जाएगा। तो व्हेन विल दे रीबैलेंस इट बैक टू 25 एंड 75? अगर सपोज मार्केट 10% गिर भी गया, तो मेरा लॉन्ग का पोर्टफोलियो तो गिर गया और मेरा शॉर्ट का एक्सपोजर बढ़ गया, इफ आई हैव नॉट कवर्ड माय शॉर्ट्स, तो 40-50-50 भी हो सकता है वो तो फिर। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। वन बाय वन करते हैं। तो पहले पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है वो आगे जाके हो सकता है कि अभी फैक्टशीट उनकी जो जिसकी भी फैक्टशीट आ रही है, ओके, तो लेट्स से मैं इफ आई ओपन अ वन फैक्टशीट, ओके, जो आईसीप की मैं ओपन करता हूं एग्जांपल, या अभी मैंने क्यूसिप की डाउनलोड की है लेटेस्ट, समझो कि जून मंथ की एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका क्यूसिप है, तो उन्होंने क्या दिखाया अभी एज पर सेबी गाइडलाइन, दे कैन शो दी कि उनका कितने ग्रोस एक्सपोजर कितना है, लॉन्ग कितना है, कितना शॉर्ट है, और नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा। तो अभी ये उनका ग्रोस जो ऊपर की लाइन है उनकी ग्रोस एक्सपोजर है, ओके, और ये उनका शॉर्ट माइनस करने के बाद ये उसका नेट एक्सपोजर है, ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली 65%। और यहाँ पे ये उनके एक्स टॉप 100 में कौन से टॉप 10 शेयर है जो उन्होंने स्टे इन्वेस्टेड किए हैं। तो अभी जो है हो सकता है आगे जाके म्यूचुअल फंड की तरह उसमें भी शार्पी रेशियो या बाकी के जो भी आप बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर, वो सब कुछ आगे आ सकता है। अभी इट इज अ बिगिनिंग लेवल। तो यहाँ पे जो फैक्टशीट है अपने पास, वो फैक्टशीट विच इज शोइंग दी उनका ग्रोस एक्सपोजर कितना है एंड नेट एक्सपोजर कितना है। अभी ये मंथ ऑन मंथ आता है सर? दिस विल बी गिवन एवरी मंथ? यस यस, इट इज अवेलेबल एवरी मंथ। ओके ओके, ठीक है। तो ये जो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि 76% इज ग्रोस एक्सपोजर एंड 8% इज नेगेटिव, सो यू कैन से दैट कि योर नेट एक्सपोजर इज अप्रोक्सीमेटली 68% के आसपास। यहाँ पे ये भी बताया कि लार्ज कैप का एलोकेशन क्या है, मिड कैप का कितना है 39%, उसमें जो शॉर्ट माइनस कर दिया है, हेज माइनस कर दिया, तो मेरा नेट इक्विटी है मिड कैप का 32%, स्मॉल कैप का नेट इक्विटी कितना है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी दिया है 0.94। सो एएमसी टू एएमसी में भी थोड़ा डेटा वेरी कर सकता है। ओके, और नहीं दूसरा ठीक है सर, क्वेश्चन, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन था, इन केस द मार्केट फॉल्स 10%, तो मैं रीबैलेंसिंग कब करेंगे? बिकॉज ये तो मंथ ऑन मंथ है, तो अगर 50-50 हो गया तो वेदर दैट इज राइट होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है मेरा 25% ही होगा ना। तो नहीं, आपका बट मार्केट गिरने M2M की वजह से मेरा शॉर्ट बढ़ जाएगा ना, माय पोजीशन इन लॉन्ग विल गो डाउन, शॉर्ट में गेन बढ़ जाएगा। आपकी बात समझ गया। तो जैसे अभी मैंने समझो कि अभी इंडेक्स 24,000 का है एग्जांपल, और मैंने 75% लॉन्ग है और लेट्स से इंडेक्स ही 10% शॉर्ट किया है,
अभी समझो कि इंडेक्स 5% डाउन जाता है तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा शॉर्ट को कम करना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट को मुझे क्लोज करनी पड़ेगी, यानी कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरी डे टू डे बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, समझो कि बिकॉज ऑफ दैट मार्केट इज गोइंग डाउन और मेरी शॉर्ट पोजीशन मेरे पोर्टफोलियो का 25% से बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं 1 लाख निफ्टी मैंने शॉर्ट किया है, तो मुझे ये समझो कि एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि मुझे 90,000 करना होगा, तो मैं 10,000 पोजीशन को मैं वाइंड अप कर दूंगा उस दिन पे। सो तो ये डेली रीबैलेंसिंग होगा, डेली होगा या मंथली होगा, ऐसा कुछ नहीं है? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जो है वो मुझे क्या है कॉन्सेप्चुअली कि 75% लॉन्ग रखना है, मैक्स अपना मैं 100% भी लॉन्ग कर सकता हूँ, पर मेरा शॉर्ट जो है एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम 25% होना चाहिए। तो कोई भी रीजन से मेरा शॉर्ट बढ़ रहा है तो फंड मैनेजर मंथ तक वेट नहीं करेंगे ना, वो तो डे टू डे या वीकली बेसिस पे अपना पोजीशन को कवर कर लेंगे। ओके फाइन सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे लगता है मोस्टली एक्स 500 फंड है वो मोस्टली मिड कैप का एक लोन लग रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी डेरिवेटिव्स में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वन कैन टेक इट एज अ मिड कैप फंड, सर मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं कह सकते ना सदानंद जी, क्योंकि आप तक सामने ही है कि ये आप देखेंगे जो एसआईएफ की फैक्ट शीट में देखी आपने, तो उसमें टोटल एक्सपोजर का आपका मिड कैप का एक्सपोजर कुछ 30% के आसपास है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते ना। तो देखिए आपके सामने ही है आपका नेट एक्सपोजर, नेट नेट को पकड़ना है ना, ग्रोथ तो मुझे क्या करना होगा कि मैं ग्रोथ तो 100% भी कर दूंगा, बट मुझे पता है कि मेरा नेट एक्सपोजर कम करने के लिए पहले हेज करूंगा ना, हेज कैसे करूंगा, तो मैं आर्बिट्राज कर दूंगा जो पोर्शन मुझे कम करना है, ठीक है ना। हम्म। तो हम्म। आपके लिए नेट कितना है अभी, 31% ही है, इसका मतलब आपके पास स्मॉल का भी इतना इक्विवेलेंट है ना, 26%। तो हम्म। आप देखिए मिड एंड स्मॉल दोनों आपके पास है ना, और बैलेंस में आपके पास लार्ज कैप है और डेट है। हम्म। हम्म। तो ये जो है हम ये कह सकते हैं ट्रू सेंस में आगे जाके ये आपके पास मिड स्मॉल माइक्रो कैप का एक एक्टिव फंड बनने वाला है। ओके, अभी अल्टीवा रिसेंटली हुआ कंप्लीट, तो अल्टीवा का फैक्ट शीट आया नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ जब अल्टीवा का भी फैक्ट शीट आ जाएगा, क्यूसीप में वो लोग सिर्फ 10 स्टॉक का ही बता रहे हैं, सो इस इज क्वाइट डिफिकल्ट कि भाई उसका कहीं पर लिखा है लोकेशन इक्विटी डेट का, अपना इक्विटी का, अपना मिड स्मॉल का। तो यहाँ पे लिखा है ना, देखिए आपके सामने है, स्मॉल कैप उसका 46% है, मिड कैप 20% है, और लार्ज कैप 20% है। ओके। तो ये आपका ट्रू सेंस में आप समझ लीजिए मिड स्मॉल और माइक्रो कैप का आपका एक्टिव फंड बनेगा। आपका फंड मैनेजर जो है वो डिसाइड करेगा उसको कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको स्मॉल कैप में बन रही है तो वो स्मॉल कैप स्क्यूड हो सकता है शॉर्ट टर्म में, उसको मिड कैप में मिल रही है तो मिड कैप हो सकता है, उसको लग रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है स्मॉल मिड कैप का, तो वो अपना क्यूसीफ और आईसीफ एक्सेप्ट अल्टीवा वो अपना इक्विटी एक्सपोजर कम भी कर सकता है बाय पुटिंग मनी इनटू डेट आल्सो 0 to 35। ओके, या वो अपना पोर्टफोलियो को पार्टली हेज भी कर सकता है। बट अल्टीवा एक ऐसा प्रोडक्ट हमने देखा, यहाँ पे मैं उसका रीड भी कर लेता हूँ जैसे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे अल्टीवा एक ऐसा प्रोडक्ट हमने देखा, तो अल्टीवा जो यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट हमने देखा कि जो आपका जिसकी यूएसपी क्या है, पीएमएस फ्लेवर ऑफर करना है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको देना है 35-45 स्टॉक का, और 90% उसका लॉन्ग रहेगा मिड स्मॉल माइक्रो कैप में, और 10% ही वो शॉर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट को दो ऑप्शन देने हैं, तो मैं यहाँ पे समराइज करूँ। ओके, तो आपको क्लाइंट को यहाँ पे दो ऑप्शन देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जब आप एक्स टॉप 100 कैटेगरी डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ, तो आपने पहले कैटेगरी को डिस्कस किया कि भाई एक्स टॉप 100 कैटेगरी म्यूचुअल फंड का मिड एंड स्मॉल कैप से कैसे डिफरेंट है। ओके, यू डिस्कस द यूएसपी ऑफ द एक्स टॉप 100 कैटेगरी वर्सेस द मिड एंड स्मॉल कैप फंड, एंड देन सेकंड आप उसको दो ऑप्शन देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं एक्स टॉप 100 में
इधर आईसीफ का आप दे रहे हैं एग्जांपल या क्यूसिफ दे रहे हैं वर्सेस आप अल्टीवा दे रहे हैं। सो क्लाइंट को डिसाइड करना है कि उसको कौन से प्रोडक्ट में जाना है। क्लाइंट के पास बड़ा बजट है 25-50 लाख का, तो क्लाइंट कैन चूज दी 2 फंड और मोर फंड ऑल्सो। ओके। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हेलो हाँ बोलिए ना। सर, मेरा एक एक सर ये था हाँ क्वेश्चन कि सर ये जो एक्स एक्स टॉप 100 एक फंड है और एक कॉन्ड का है कि सेक्टर रोटेशन एक 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 ये लाया था उन्होंने हम्म एसआईएफ। हम्म। तो विच वन विल बी मोर एग्रेसिव, मतलब सेक्टर रोटेशन और X100? देखिए, सेक्टर रोटेशन आप समझिए बिजनेस साइकिल जैसा फंड है, बट बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है कि वो लॉन्ग ओनली फंड है कि जो सेक्टर अच्छे करने वाले हैं वहां पे वो मूव कर लेंगे, ठीक है ना। बट ये जो आपका सेक्टर रोटेशन फंड जो इंट्रोड्यूस किया है, उसमें सेबी की गाइडलाइन ऐसी है कि 3 सेक्टर में आप लॉन्ग करेंगे 25% ईच, ओके, और एक हम्म सेक्टर में आप अप टू 25% शॉर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 सेक्टर जो है आपने चूज किया लॉन्ग करने के लिए, से कि आपने एक चूज किया एग्जांपल फार्मा, सेकंड लेट से एफएमसीजी, थर्ड लेट से के एग्जांपल आपका बैंकिंग एग्जांपल। तो वो 3 सेक्टर में आप 25% ईच लॉन्ग करेंगे, और फोर्थ सेक्टर आपके पास ऑप्शनल है, कंपल्सन नहीं है, बट आपको सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड है तो आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो आपने आईटी को आइडेंटिफाई किया, तो आईटी में आपको 25% क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि उसकी वोलेटिलिटी कंपेयर टू दी एक्स टॉप 100 ज्यादा रह सकती है, ओके। और कहीं ना कहीं आपका जो है कंपेरेटिवली रिस्क जो है ये आपका बढ़ सकता है कहीं पे, क्योंकि आपके जो 3 सेक्टर जो आपने लॉन्ग किए और एक शॉर्ट किया उस हिसाब से आपका नहीं हुआ, ओके, शॉर्ट टर्म में। तो आपका शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस भी आपका आ सकता है कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लाइक अ फ्लेक्सी कैप और मे बी एक्स टॉप 100 फंड, जहां पे कहीं ना कहीं आपका मेन थॉट है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना वर्सेस द कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना। तो क्लाइंट को लगता है कि उसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, हाई रिस्क है, और वो ऑलरेडी 3-4 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठा है और 10-20 लाख सेक्टर रोटेशन फंड में डालना चाहते हैं लॉन्ग शॉर्ट में, तो कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि वो उसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वो उसका एक सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न के लिए। आपका व्यू सर क्या है, मतलब ये, क्योंकि ये वाली कैटेगरी तो म्यूचुअल फंड में है ही नहीं, मतलब जहाँ पे आप पूरा का पूरा सेक्टर को हाथा करते शॉर्ट, तो मतलब वुड यू रिकमेंड दिस, और इसमें ऐसा भी करना चाहिए मतलब ऐसा कुछ देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आप कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि क्लाइंट 1 करोड़ रुपया ऑलरेडी उसके पास, समझो कोई क्लाइंट डिसाइड करता है कि मुझे 50 लाख एसआईएफ में इन्वेस्ट करना है एग्जाम्पल, और उसमें से वो 10 लाख डालता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझो क्लाइंट जो है उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, ओके, और उसका पोर्टफोलियो भी लिमिटेड 30-40 लाख का, और उसमें वो एग्रेसिव और रिस्क ले लेता है, तो हो सकता है कि उसको शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। तो वो व्यक्ति शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस के लिए रेडी होना चाहिए, ओके, कि भाई यहाँ पे आप जो है कई बार ऐसा होता है क्लाइंट शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस के लिए रेडी नहीं है, और बाद में उसको लगता है कि भाई अंडर परफॉर्म हो रहा है क्या करे, और उसके बाद वो रॉन्ग टाइम पे निकल जाता है फंड में से। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कभी और 2-3 फंड आने दीजिए, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बनने दीजिए। एग्जाम्पल ओके? आईसीआईसी का आना बाकी है, या कोई दूसरी एमसी का कोई आया नहीं है, सो लेट वेट फॉर 2-3 मोर मंथ, वंस विल हैव अ मोर हिस्ट्री विल गो इट। बट राइट नाउ वी आर कॉन्फिडेंट दैट कि आपके क्लाइंट जो है क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके क्लाइंट जो है उसके लिए इक्विटी में ब्रॉडली 2 कैटेगरी हम दे सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, ओके, और ओके। दूसरा आपके पास एक्स टॉप 100 है। तो क्लाइंट को डिसाइड हम्म। करना है कि भाई मुझे मिड स्मॉल माइक्रो में जाना है, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जा सकता हूँ। मुझे कम रिस्क लेना है तो मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकता हूँ। फ्लेक्सी कैप में आपके पास आईसीपी है, क्यूसीपी है, या आपके पास अरूदा का भी है, सेफायर भी है, फ्रैंकलिन टेम्परमेंट का। तो यहाँ पे आप एलोकेशन कर सकते हैं, या कोई क्लाइंट 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप क्लाइंट को डाइवर्सिफाई कर ओके। सकते हैं कि एक 10 लाख रुपया फ्लेक्सी कैप में डालिए, एक 10 लाख रुपया आप किसमें डाल सकते हैं, एक्स टॉप 100 में डाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ अबाउट द giving a diversification of portfolio, okay, where flexi cap may be more focused onto a large cap fund, okay, large cap oriented, but if I want a diversification, I can go with the diversification with the X top 100 example. सर ये एक्स एक्स 100 में SIP रिकमेंडेड है क्या, मतलब कर सकते हैं ना, हर एक फंड में कर सकते हैं आप, हर नहीं एक कर फंड. सकते हैं, बट रिकमेंडेड है क्या कि इसमें क्यों SIP क्यों अगर ये अपन ने एक आज आज 10 एसआईपी लाख का रुपए डाल मतलब के क्या SIP है? लगा दिया। एसआईपी का मतलब क्या है कि आज समझो मेरे पास लमसम पैसा नहीं है, ओके, या मेरे पास लमसम 10 लाख था और मुझे लगता है ये फंड अच्छा करेगा आगे जाके, और मैं हर महीने 25-50 हजार रुपए की एसआईपी करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ ना, क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि एसआईपी नाउ आपको समझना है कि आपका एसआईपी इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, बट वो फोलियो क्रिएट करने के लिए यू टू स्टार्ट विद 10 लाख रुपीज. आप कोई भी फंड जो है एएमसी का लेते हैं एग्जांपल, आपने अल्टीवा ले लिया एक्स टॉप 100 एग्जांपल, उसमें आपने 10 लाख डाल दिया, या आपको लगता है कि मुझे हाई रिस्क फंड में नहीं जाना है, आपने अल्टीवा का हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है बॉन्ड प्लस में 10 लाख डाल दिया, और बाद में आपका क्लाइंट को लगता है कि मुझे हर महीने 25 हजार की एसआईपी अल्टीवा के एक्स टॉप 100 में करनी है, तो भी कर सकता है. तो यहाँ पे ओके। हमने डिस्कस किया है बार बार कि पर एएमसी पर 5-10 लाख की लिमिट है. इसका मतलब ये करेक्ट। हुआ कि आप कोई भी आपने फंड्स इन्वेस्ट किया, आईसीप का एक फंड में इन्वेस्ट किया 10 लाख करके आपने एक्टिव एसेट एलोकेटर में, और आपको लगता है कि मुझे एक्स टॉप 100 में एसआईपी करनी है, या मुझे उसका इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में एसआईपी करनी है, तो मैं डेफिनेट कर सकता हूँ. उसके लिए जो भी उनकी एएमसी की मिनिमम लिमिट होती है, किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, वो मिनिमम लिमिट से मेरे एसआईपी स्टार्ट हो सकती है. तो मेरा तो ये सजेशन हो सकता है कि आपका क्लाइंट जब लमसम इन्वेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, तो आप उसको बॉन्ड प्लस कैटेगरी का या बॉन्ड प्लस प्लस कैटेगरी का सजेस्ट कर सकते हैं. एग्जांपल जैसे कि आईसीआईसीआई में एक्टिव एसेट एलोकेटर दे दिया, या आईसीआईसीआई का हाइब्रिड फंड दे दिया, और एसआईपी के लिए आप उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड सजेस्ट करते हैं, जिससे उसको क्या होगा कि एक तो एडिशनल उसका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, साथ साथ में उसको एसआईपी के भी बेनिफिट मिलेंगे, ओके. और उसके पास लमसम पैसा आता है एडिशनल, तो भी वो डाल सकता है कि भाई उसके पास 50 हजार आया, 1 लाख आया, तो भी वो डाल सकता है. नोबडी विल स्टॉप यू. बट एसआईपी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरे पास एक रिकरिंग इनकम आ रही है, उसको मुझे हर बार नई जगह पे री इन्वेस्ट करने की जगह पे वही फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. यस दीपक जी, बताइए. सर एज ऑन टुडे इज देयर एनी वेबसाइट जहाँ पे हम SIF का परफॉर्मेंस देख सकते हैं? व्हाट इज द परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू बेंचमार्क एंड कैटेगरी? देखिए अभी तो क्या है कि एमफी जो डेटा देता है वो सिर्फ अपना क्या है कि एनएवी का डेटा देता है, ओके. तो कहीं ना कहीं आप एमफी की वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं. बाकी अभी हमने हेड ऑफिस में बात की है कि भाई हम स्टार्ट करें जल्दी से उसका परफॉर्मेंस शेयर करना. मेरे एंड से तो मैं करता रहता हूँ जो वंस इन अ फोर्टनाइट, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये आपको शेयर किया था लास्ट वीक में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था YTD परफॉर्मेंस कि भाई इंडेक्स जो है निफ्टी 50 लास्ट 6 मंथ में, यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेके 25 जून 2026 8% डाउन गया. निफ्टी 500 -3.3 है, इक्विटी का फ्लेक्सी कैपिटल -2.2 है. तो रिस्पेक्टिव फंड जो उसका बेंचमार्क के सामने कितना वो डाउन गया. एग्जांपल डिविनिटी डाउन है 7%, बट फिर भी कंपेयर टू उसने एक अल्फा जनरेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 500 निफ्टी जो है वो 8% डाउन है, और ये अपना 6.8 1.2 होगा, मेरी मिस्टेक है लिखने में, 2.2 की जगह 1.2. क्यूसी का कितना है, तो ये सब मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ. जो शॉर्ट टर्म है जहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, 1 या 2 महीना हुआ है, तो वहां पे मैंने कंपैरिजन नहीं दिया है, जस्ट सिंपली आपको डेटा दिया है कि भाई सैफायर ने क्या किया लास्ट 1 मंथ में, अल्टीवा ने क्या किया. तो अल्टीवा ने तो 5.94% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया जस्ट इन 15 डेज. तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते इंडेक्स के साथ, या एग्जाम्पल उसका एनुअलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस. वो बेटर भी हो सकता है, अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है. ऐसे ही हाइब्रिड फंड का तो हम दे रहे हैं आपको प्रॉपर, जहाँ पे कैटेगरी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अल्टीवा ने कितना रिटर्न दिया कंपेयर टू द बेंचमार्क, उसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है, मैग्नम का क्या है,
अभी जो बॉन्ड प्लस प्लस कैटेगरी है उसका भी मैंने देना स्टार्ट कर दिया है, बेफ कैटेगरी का भी है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके हेड ऑफिस से एक प्रॉपर परफॉर्मेंस चार्ट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट अभी कहीं पे कोई एक नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक दो वेबसाइट है जिसने लिखा है किसी ने SIF 360 करके, SIF प्राइम, बट वो भी अपने हिसाब से जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं। आप हाइब्रिड फंड को, एग्जांपल आईसिप का हाइब्रिड फंड है, बेफ कैटेगरी का है, और आप अल्टीवा को कंपेयर कर रहे हैं आईसिप का बेफ के साथ, ओके, तो वो भी एक ट्रू सेंस में कंपैरिजन नहीं होती, क्योंकि अल्टीवा जो है वो बॉन्ड प्लस स्ट्रेटेजी चल रहा है या आर्बिट्राज प्लस स्ट्रेटेजी चलता है, जहां पे एक्सपेक्टेड 8 to 10% है, जबकि आईसीआईसी का जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है वो बेफ स्ट्रेटेजी का है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जहां पे आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा वो 10 to 12% के बीच में आएगा। तो शॉर्ट टर्म में आप कंपेयर करेंगे, वो कंपैरिजन इतना यूजफुल नहीं होता है। तो हो सकता है आगे जाके अपना प्रूडेंट से ही कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे कंपैरिजन प्रॉपर इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके। और सेकंड सर, अपना ये फॉन्ट का जो एक्स टॉप 100 फंड है, अभी उसका 3 महीने में 19% रिटर्न है। इफ यू कंपेयर दैट विद आईसीआईसीआई, इसका 9% के आसपास है, टॉप 100। तो क्वांट का परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुआ है। इवन इन म्यूचुअल फंड्स आल्सो, ऑल क्वांट फंड्स आर डूइंग रियली वेल। So, I mean, earlier there was a lack of communication from Quant AMC. So, is there any improvement कि अभी हम लोग Quant का कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे? देखिए, आप समझिए क्वांट जो है प्रिडोमिनेटली मिड एंड स्मॉल, आपने देखा क्वांट के पास एक्स टॉप 100 में ऑलमोस्ट 50% एक्सपोजर जो है स्मॉल कैप का है, एग्जांपल, और कॉन्सेंट्रेटेड फंड है, उसने टॉप 10 का ही हमें नाम दिया है, इसका मतलब कि उसका बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा 30-40 स्टॉक का, एग्जांपल। तो आपको डिसाइड करना है, आपको क्लाइंट को बताना है कि भाई आप क्वांट में जाते हैं एग्जांपल एक्स टॉप 100 में, तो वो आईसीआईसीआई के सामने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, ओके। आपको लगता है कि आप वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो प्ले करना चाहते हैं, लाइक अ फोकस फंड इन एक्स टॉप 100 एग्जांपल, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसका आउट परफॉर्मेंस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है, क्योंकि आज आपका इंडेक्स समझो स्मॉल मिड कैप इंडेक्स कोई रीजन से 10% गिर जाता है, तो एक कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो जो है ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि उसने जो स्टॉक लिए थे वो पर्टिकुलर गिर गए, तो उसका जो है फॉल ज्यादा होगा। जबकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसका 60-70 स्टॉक्स है एग्जांपल, साथ साथ में उसका इक्विटी एक्सपोजर उसने 65 to 70% रखा हुआ है एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि हम किसी को मना नहीं कर रहे कि आप आईसिप मत करिए या यूसिप मत करिए, क्लाइंट को डिसाइड करना है, दो ऑप्शन देखे कि भाई आपको कैसा प्ले करना है। देन यू शुड नॉट कंप्लेन इन शॉर्ट टर्म कि देयर इज अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि मार्च महीने में क्वांट का रिटर्न सबसे नेगेटिव था, ओके, और अप्रैल में से उसका रिकवरी स्टार्ट हुआ और उसका अभी टॉप पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसका अंडर परफॉर्मेंस मैसिव था, यानी कि जिसका इंडेक्स के सामने नेगेटिव अल्फा था मार्च एंड में, 31 मार्च का भी डेटा होगा आपके पास, वो मैंने शेयर किया होगा, ओके। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो होगा ही मेरे पास भी। तो आपको ये समझना है कि आपके क्लाइंट को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसमें टेम्पररी आपको जो है ये कहाँ गया, 31 मार्च का, ये अप्रैल का है, बट मार्च का भी होगा कहीं पे, ओके, जहां पे 31 मार्च, कभी नहीं दिखा है। तो कहने का मतलब कि क्लाइंट को ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एक अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, तो आप वो अंडर परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर्ड है, ओके, तो कोई इश्यू नहीं है। बट आप अंडर परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और उसके बाद आप सिर्फ आउट परफॉर्मेंस, आज के डेट में समझो कि डिविनिटी के लिए सब नेगेटिव है और क्यूसिप के लिए पॉजिटिव है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई डिविनिटी जो है अंडर परफॉर्म इसलिए किया कि निफ्टी 50 जो है अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ से समझो कि आपको लगता है कि एक लार्ज कैप में एक
जो एफआई की सेलिंग हुई है वो यहाँ से खत्म हो गई है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से फ्रेश इतनी सेलिंग करने का स्कोप नहीं है, या बॉटम आउट हो गई है एफआई की सेलिंग। और हो सकता है कि यहाँ से जब एक बुल रन स्टार्ट होगा, तो हमेशा हमने देखा है कि वो बुल रन पहले लार्ज कैप से स्टार्ट होता है, बट इस बार ऐसा हुआ कि वो मिड एंड स्मॉल कैप से स्टार्ट हुआ है। तो लार्ज कैप उसको कहीं ना कहीं अपना कोशिश करेगा रिकवर करने के लिए। ओके, इंडेक्स करेगा तो डिविडेंड भी करेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि हम क्लाइंट को ये भी समझा सके कि भाई कोई फंड शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर रहा है, इट डजेंट मीन कि हमें उसको राइट ऑफ करना है। हमें हमारा एलोकेशन में के हिसाब से सही है तो हम जा सकते हैं। कोई 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है एसआईएफ में, तो हम 10 लाख का डिविडेंड भी दे सकते हैं, 10 लाख का फ्लेक्सी कैप भी दे सकते हैं, 10-20 लाख रुपए का मिड एंड स्मॉल कैप भी दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ क्लाइंट को एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है तो दैट इज अ टेम्पररी, क्योंकि हमने देखा है कि सारे फंड मैनेजर के पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है लॉन्ग शॉर्ट का। तो एक कंडीशन में टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको एक निफ्टी प्लस 2-3% का रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि आइदर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ जाइए, या आपको लगता है कि भाई 4-5 मुझे करना है, तो मैं अंडर परफॉर्म में भी जा सकता हूँ, आउट परफॉर्म में भी जा सकता हूँ, मॉडरेट परफॉर्मेंस में भी जा सकता हूँ। तो ऐसा कहीं पे हमें थॉट नहीं रखना चाहिए कि हम सिर्फ बेटर परफॉर्मिंग के साथ ही हम आगे बढ़े शॉर्ट टर्म में। तो अगर हाई रिवॉर्ड चाहिए तो पॉइंट एक है, और अगर क्लाइंट को थोड़ा कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो देन आईसीआईसीआई इज परफेक्ट परफेक्ट, यू आर बेटर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन। जो क्लाइंट को आप कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं अल्टीवा एक्स टॉप 100 में 90% लॉन्ग 10% शॉर्ट सिर्फ। सेकंड आया आपका क्यूसिफ, ओके, जो कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो प्ले करेगा बट लॉन्ग शॉर्ट उसका थोड़ा ज्यादा होगा। तीसरा जो आएगा आपका ज्यादा डाइवर्सिफाइड आएगा, वो आपका आईसिफ आएगा। सो लेट क्लाइंट टेक अ डिसीजन कि मुझे क्या करना है। बट मेरा जो प्राइमरी आज का जो ऑब्जेक्टिव था अभी आपको जो समझाने का, कि यही है कि आपका जो मिड एंड स्मॉल कैप में हमारे पास म्यूचुअल फंड में एक्टिव कैटेगरी नहीं है। तो ये एक्टिव कैटेगरी हमें किस में मिल रही है? एसआईएफ में मिल रही है, एक्स टॉप 100, जहां पे आपका फंड मैनेजर मिड स्मॉल माइक्रो कैप का एक एक्टिव फंड बना सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मैं म्यूचुअल फंड के सामने कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में मिड एंड स्मॉल कैप दो फंड लेता हूँ 5-5 लाख का, तो मुझे से 100 से एवरेज 150 स्टॉक मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे स्टॉक जो है वो 35 से लेके 80 के बीच में रहेगा। तीसरा, मेरे फंड मैनेजर के पास यहाँ पे आर्बिट्राज या शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन है, तो वो अपना इक्विटी एक्सपोजर जो है वो कम कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी मार्केट रिक्वायरमेंट। ओके, यानी कि वो डाउन साइड प्रोटेक्शन का कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप में मेरा वहीं पे 100% लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो रहेगा। ओके, तो ये कंडीशन में मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिजनेस आ सकता है। और अभी मार्केट में रिकवरी भी स्टार्ट हो गई है, स्पेसिफिकली मिड एंड स्मॉल कैप से स्टार्ट हुई है, एंड दिस इज द बिगिनिंग इवन फॉर दी लार्ज कैप ऑल्सो। लार्ज कैप में थोड़ी और अच्छी होगी आगे जाके, मिड स्मॉल कैप में कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ जाके हम अपने क्लाइंट को स्पेसिफिकली एक्स टॉप 100 की बात करते हैं, तो क्लाइंट अपना एग्जिस्टिंग मिड एंड स्मॉल कैप में से भी पार्ट ऑफ एलोकेशन डाइवर्सिफाई कर सकता है, नया बिजनेस वहां पे डाल सकता है। ओके, एंड दैट्स विल बी एज अ सर्टिफाइड पार्टनर, आपके पास एक एज रहेगी कंपटीशन के सामने। यस पीयूष भाई। हाँ सर, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है डेट का कोई ऐसा आने वाला है? नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये सेक्टर रोटेशन में और कोई फंड आने वाला है सर? अभी कोई पाइपलाइन में नहीं है। थैंक यू। एक ही क्यूसिफ का एक ही है, बाकी कोई नहीं है। हेलो मयूर जी। हाँ हेलो बोलिए। सर, मयूर जी। हाँ बोलिए। सर मुझे डाउट है, यानी क्वेश्चन है मेरा एएमसी के रिगार्डिंग। जैसे सर डायना जो है साइब 361 एम्स पास सर उन्होंने यानी 3 कैटेगरी में भी एसआईप लॉन्च किए हैं, और यस उनके यस। दोनों कैटेगरी यानी इक्विटी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क के हिसाब से भी, और कैटेगरी में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो यस सर यस। उसके ऊपर हम कुछ कवरेज है या जानबूझ यानी नहीं करे, उसका कुछ रीजन? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे, हमने यहाँ पे लिखा ही है एग्जाम्पल जो मैंने परफॉर्मेंस दिखाया ना उसमें उसको ऐड किया ही है
देखिए आप डबल डाइना का दोनों मैंने लिखा है, डाइना इसके ऊपर इक्विटी। कोई सेशन हमारे नहीं हुए, तो मैंने नहीं नहीं, पूछा हमने कि किया था, कोई उसका एनएफओ मीटिंग हुआ था डाइना इक्विटी का, सिर्फ एक्स टॉप 100 का नहीं हुआ है। एक्स टॉप 100 जो है अभी रिसेंटली आया था, और हम जो थे कहीं ना कहीं लाइनअप इतना था तो हमने नहीं कर पाए थे। अदरवाइज आप चाहे तो हम डाइना का जो एक्टिव एसेट लोकेटर फंड तो प्रमोट कर ही रहे हैं, जो भी हमने सेशन किए हैं, और नेक्स्ट वीक में जब करूंगा तो उसमें मैं एक्टिव एसेट एलोकेटर कैटेगरी पे डिस्कस करूंगा। और एक्टिव एसेट लोकेटर कैटेगरी में डाइना हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, आईसिप का भी करते हैं और क्यूसिप भी करते हैं। आज इतना टाइम नहीं है कि हम, आज के लिए मैंने एक्स टॉप 100 को पिच किया है। नेक्स्ट वीक में जब मैं सेशन करूंगा 4 to 5 में, तो उसमें मैं एक्टिव एसेट एलोकेटर कैटेगरी पे डिस्कस करूंगा कि ये कैटेगरी कैसे आपको कंपेयर टू एमएफ के सामने, यानी कि मल्टी एसेट फंड से कैसे बेटर है, या कैसे उसमें एडिशनल एडवांटेजेस है। वो हमने क्लासरूम ट्रेनिंग में डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे ऑनलाइन सेशन में ये बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीक करेंगे। तो उसमें हम डायना भी प्रमोट करते हैं, आईसीपी करते हैं और क्यूसिप तीनों करते हैं। क्योंकि सर मेरा जो इनिशियल कि डायना का इक्विटी एसआईएफ है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। डोंट थिंक दैट कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है वो खराब कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है अच्छा कर रहा है। देखिए क्या होता है कि अंडरलाइन दो चीजें आपको समझनी है। एक तो उनके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म किया है। ओके, तो हो सकता है कि मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मैंने जो सेक्टर लिए वो सेक्टर समझो नहीं चले तो मेरा अंडर परफॉर्मेंस हुआ, कोई चले तो आउट परफॉर्म हुआ। बट लॉन्ग टर्म में आपको ये समझ के चलना है कि एक इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है या एक एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड है, वो अपने जो भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी या इंडेक्स है उसे उसका रिस्क कम रहेगा। क्लाइंट के समझाने के लिए कि भाई आपका जो इंडेक्स के सामने आपका रिस्क कम रहेगा या म्यूचुअल फंड के सामने रिस्क कम रहेगा, और आगे जाके 5 साल के बाद आपका जो रिटर्न बनेगा वो इंडेक्स या म्यूचुअल फंड से 2% ज्यादा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक 10, 20, 30% आपको एलोकेशन आपको आपके लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में देना चाहिए। आपके पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो 20-30 करोड़ 20-30 लाख रुपए का आप एसआईएफ डाल सकते हैं। उसमें आप डाइना दे सकते हैं, आप क्यूसिप दे सकते हैं, आईसिप दे सकते हैं, अल्टीवा दे सकते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे एज पर द क्लाइंट डिस्कशन। तो यहाँ पे हम कहीं पे ऐसा नहीं कह रहे कि यही करना है यही नहीं करना है। यस अंकुर जी। हाँ केयूर जी, जस्ट मैं चेक कर रहा था। सो अल्टीवा का क्लाइंट के पास अल्टीवा हाइब्रिड है ऑलरेडी, एंड उनको अगर ये X100 का एसआईपी स्टार्ट करना है सो फंड बाजार के अंदर वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा। 100% आप जब क्लाइंट को सिलेक्ट करना होगा उसके बाद वो पोलियो को आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद वहां पे आपके पास दोनों फंड आ जाएंगे, एक्स टॉप 100 का भी आ जाएगा और हाइब्रिड का भी आ जाएगा। उसके बाद उसमें आप एक्स टॉप 100 को डाल देंगे मिनिमम अमाउंट। फोलियो और सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें पहले। फोलियो कैसे सेलेक्ट करेंगे? मतलब यहाँ पर मैं अभी खुद ही कर रहा था अभी प्रोसेस। सो बाकी सारे फंड्स हैं। सो फॉर एग्जांपल सेम क्लाइंट के पास क्वांट का भी है, क्यूसिफ भी है। तो क्यूसिफ के अदर फंड्स हैं, दोज आर रिफ्लेक्टिंग, बट फॉर द क्वांट इट वाज, फॉर द अल्टीवा इट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग अंडर एसआईपी। बट अगर मैं फ्रेश परचेज के लिए गया और वहां पर इवन 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से इट वाज, देन इट वाज रिफ्लेक्टिंग कि ओके ये आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। It was executed as a lump sum investment, but for the SIP, it was not reflecting. And उसके उसमें मैं अगर ये कर रहा था कि मैं 10,000 रुपीज का लमसम इन्वेस्टमेंट करूं एंड एडिशनल एसआईपी भी करूं, तो मैं एसआईपी भी जब सिलेक्ट कर रहा था उसके साथ तेज विद एसआईपी का जो ऑप्शन आ रहा है, सो देन एसआईपी के वहां पर जो अमाउंट एंटर करना था वहां पर वो नल शो कर रहा था एंड इट वाज नॉट एक्सेप्टिंग इवन द 10,000 रुपीज एसआईपी का अमाउंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इट वाज एक्सपेक्टेड आप एक काम एक्सेप्टिंग। करिए ना कि उसका एक ईमेल बना के आप शेयर कर दीजिए ना अपनी, वो अपना जो हेल्पलाइन नंबर है ना, हो सकता है क्योंकि हमने तो अभी क्या कर रहा है जो हैरत गांधी करके है ऑपरेशन, वो मेरा यूज आईडी करके वो सब क्रॉस चेक कर रहा है, क्योंकि मैंने जो सब किया हुआ है अल्टीवा में भी है और अपना सब, तो उसमें उन्होंने सब क्रॉस चेक करके मुझे बताया था कि सब कुछ काम कर रहा है। एसआईपी हो रही है, एसटीपी हो रही है, एसडब्ल्यूपी हो रही है, अच्छा, एडिशनल परचेज हो रहा है। मैं तो ईमेल ईमेल ड्रॉप कर देता हूँ, मैं मतलब हाँ कस्टमर केयर पे फोन कर देता हूँ। हाँ अदरवाइज मैंने आपको स्क्रीनशॉट मैंने आपसे शेयर किया ओवर द व्हाट्सएप। हाँ हाँ, तो क्या है ठीक। कि एक बार
आप उसको ईमेल कर देंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे, या हो सकता है कल परसों जब मैं थोड़ा अवेलेबल होऊंगा तो हम 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं उसको। डन डन। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज हमने एक्टिवेट कर दी है, और हम ये भी टारगेट कर रहे हैं आगे जाके कि एसआईएफ का एक अलग से आइकॉन भी आ जाएगा, और साथ साथ में हम कोई क्लाइंट 10 लाख को डिवाइड करना चाहता है स्टार्टिंग में तो भी हम उसको ऑप्शन देने वाले हैं, यानी कि वो आईसीएफ में 4 फंड में डिवाइड करना चाहता है एग्जाम्पल, तो भी आगे जाके ये ऑप्शंस आ जाएगा। जितना एम्स ग्रेट। में भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारे ऑप्शंस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहीं पे इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हम सपोर्ट ले रहे हैं जो वेंडर का, हो सकता है उनके पास टाइम लगता है डेवलपमेंट करने के लिए, इसके लिए कोई ना कोई फीचर्स जो है हम इमीडिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट एक्सेप्ट जो मैंने बताया बाकी सारे फीचर्स जो है अपना एडिशनल परचेज, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे एक्टिवेट हो गई है सारे फंड में। ओके ओके। Okay, so thank you very much for attending this session, and जो भी SIF certified partners है उनको तो सब मेरा नंबर पता ही है, so in case if you have any specific query, okay, you can WhatsApp me the query, okay, I am sure that कि जो भी problem आ रहा है कहीं पे भी in terms of I'll share my WhatsApp number to you, okay. I'll share the community link to you. I request के all of you join in community link, तो ऑटोमेटिकली नंबर भी आपके पास आ जाएगा। तो ये कम्युनिटी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1-to-1 हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते सबको, तो इसके लिए हमने कम्युनिटी इंट्रोड्यूस की है। एक सेकंड है, तो ये मैं चैट बॉक्स में मैं आपको कम्युनिटी की लिंक शेयर कर देता हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, बाद में आपके पास ये आ जाएगा सब कुछ। ये जो मैंने शेयर किया है उसमें कम्युनिटी लिंक भी है, तो आप उसको क्लिक कर देना, ज्वाइन द एसआईएफ व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर भी। एक सेकंड, वो शायद लिंक का कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक है, मेरा नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, बाद में आपको कम्युनिटी लिंक में शेयर कर दूंगा। 816996। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन।